सीमित दायरे में मिला जुला सा कारोबार अब तक का भारतीय बाजारों में और बचा है आखिरी 1.5 घंटा। कुछ बड़े लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो पाएगी या नहीं, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। यानी कि 18,500 और 43,000 क्या क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी से होल्ड कर पाएंगे? आखिरी 1.5 घंटे में खरीदारी बढ़ेगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन तो भरपूर है, नई सीरीज है, एक बार नया है, बन गया है। इंडेक्स सुस्त दिख रहा है, बट अनिल जी स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ही बढ़िया मूव्स आ रही हैं। खैर, इस पर आपसे करनी है बातचीत। सर पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है? दीप, बड़ी बात यही कि बाजार बेहद सीमित दायरे में है। ऊपर में 18,525, नीचे में 18,450, यानी कि 75 पॉइंट की रेंज में हमने दिन भर टाइम पास किया है। ज़्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं है। इसके अलावा अगर आप सेंसेक्स देखें तो 62,427 ये है वो अब आंकड़ा जो इतिहास में 447 जो इतिहास में दर्ज हो चुका है नए रिकॉर्ड के तौर पर, और अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखी है। वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। सेम बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन है। लीडरशिप में हमेशा आगे रहा है, आज प्रॉफिट बुकिंग भी वहीं पर पहले आती हुई दिखी है। देखिए 43,339 ये है वो लेवल जो बैंक निफ्टी में अब लाइफ हाई के तौर पर जाना जाएगा। उससे फिसल कर 300 पॉइंट नीचे इस वक्त 43,000 के आसपास है। कुछ समय के लिए हम 43,000 के नीचे भी गए, लेकिन फिर बैक को एक्शन तो चलिए थोड़ा बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। जो आप कह रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन है भरपूर, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। सरकारी कंपनियां मजबूत है, रियल एस्टेट स्टॉक्स आज अच्छी तेजी में है, रफ्तार ऑटो स्टॉक्स में भी है, इंफ्रा शेयर, ये सारे इंडेक्स आधा से 1% आपको मजबूत दिखेंगे। एफएमसीजी शेयरों पर दबाव है, एनबीएफसी शेयरों पर थोड़ा दबाव है। विक्स और नीचे आता दिख रहा है, देखिए 3% आज फिर से विक्स घटता हुआ दिख रहा है, यानी कि धीमे धीमे वॉलेटिलिटी और कम होने के संकेत विक्स इंडेक्स से आते हुए दिख रहे हैं। आज अमेरिकी बाजारों में आधा दिन का कारोबार है, और उससे पहले डाउ फ्यूचर्स बेहद सुस्त और छोटे से दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। जी दी बिल्कुल, तो इंडेक्स सुस्त है बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर। एक बार लाइफ हाई बैंक निफ्टी ने बनाया, वहां से करीब फिसलकर एकदम सपाट कारोबार कर रहा है। बट सुबह भी जो अनिल जी आप कह रहे थे थोड़ा ऊपरी लेवल्स पर कॉशियस रहना है, बिल्कुल वैसे ही प्ले आउट हो रहा है। थोड़ा बाजार भी हैवी थे गोइंग इनटू द सीरीज, बट ये जो बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशन बन रहा है सर, एनबीएफसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो कैसे देखना है सर? अच्छा है दीप, बेसिकली हर रोज और हर वक्त तो इंडेक्स इतना बढ़ेगा नहीं। कहीं कहीं तो आप थोड़ा रुकने भी चाहिए, और वो रुकते हुए दिख भी रहे हैं, और वो अच्छा संकेत है। इसीलिए आज सुबह सब लोग एसजीएक्स 50 को देखकर शायद इस मूड में थे कि हाई बनेगा, लाइफ हाई खुलेगा, हम तो आज ही जश्न मनाएंगे। तो इसीलिए हम देख रहे थे कि डेटा उस तरह के हैं कि जो आपको थोड़े ओवरबॉट होने के संकेत दे रहे थे। मेरे ख्याल से शायद यही वजह है कि थोड़े से रुके हैं। जब आपको एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद, लाइफ टाइम हाई के बाद, और स्पेशली 1-2 सेशन में इंडेक्स में बढ़िया तेजी हो जाए और उसके बाद कंसोलिडेशन फिर से होता हुआ दिखे, वो इंडेक्स के लिए हेल्दी साइन है, स्टॉक्स के लिए और भी ज़्यादा बेहतर साइन है। क्योंकि जब आपको पता है कि इंडेक्स ज़्यादा घटना नहीं है, थोड़ा भी नीचे आएगा तो कोई न कोई खरीदने को तैयार है, तो फिर आपको पता है स्टॉक्स में एक्शन होना चाहिए। तो यही वजह है कि दीप आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि आज ही नहीं, हो सकता है अगले हफ्ते तक और चले। तो आई थिंक फोकस पूरा अगले 1.5 घंटे आपका मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है आगे 1.5 घंटे का, अगर हम बंद आराम से 18,500 के आसपास हो रहे हैं, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर 18,484 का हमने कल हाईएस्ट क्लोजिंग देखा था, उसके आसपास बंद हो जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी में भी अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आए और हम अब भी 42,700 के ऊपर भी बंद होते हैं, यानी कि यहाँ से भी 300 पॉइंट का आपके पास क्वेश्चन है। सो आई थिंक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी तेजी होने के बाद थोड़े से बाजार, चूंकि पुट कॉल रेशियो के लिहाज से ओवरबॉट थे, एफआईज की लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से ओवरबॉट थे, लॉन्ग पोजीशन के रोल ओवर के हिसाब से हल्के से ओवरबॉट थे, जो पोजीशन आज आपको थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखेगी। 2:30 बजे हम इन डेटा का पूरा विस्तार से विश्लेषण करेंगे, देख लेंगे कि कितनी तेजी की पोजीशन कम हुई है, कितनी नहीं हुई, उससे आइडिया लग जाए। लेकिन फिलहाल ठीक है दीप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। और अनिल जी बात करते करते थोड़ा निफ्टी मोमेंटम में आ रहा है सर। बैंक निफ्टी अभी भी तो उसका इंतजार कर रहे हैं, निफ्टी अब सिर्फ 100 पॉइंट दूर है लाइफ हाई से। तो देखते हैं क्या एक अटेम्प्ट बाजार करेगा या नहीं। स्टॉक्स में तो अच्छा रोटेशन है। सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए तैयार हैं, उनका भी करेंगे स्वागत। उससे पहले एक बार अरमान और कुशल दोनों से करते हैं बातचीत। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, आज की खबरें दोनों पर। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स।
गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में आज आईएक्स फोकस में रहेगा क्योंकि बायबैक को लेकर कंपनी की आज बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस फंड जुटाने पर आज यहां पर भी कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। इनफैक्ट आर सिस्टम्स इंटरनेशनल यहां पर डीलिस्टिंग को लेकर कंपनी बोर्ड मीटिंग होगी और आधे दिन की छुट्टी यूएस में रहने वाली है थैंक्सगिविंग डे के मौके पर, और अर्ली क्लोजर यहां पर 1 बजे होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट 28 नवंबर सोमवार यहां पर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस इसके नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही वित्त मंत्री की प्री बजट मीटिंग होगी ट्रेड यूनियन एंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कैनफिन होम्स यहां पर डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक है। साथ ही एप्टस वैली हाउसिंग फाइनेंस भी इसी के लिए बोर्ड मीटिंग करेगा। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस यहाँ पर ये सोमवार की क्लोजिंग से इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पर AAA टेक्नोलॉजीज ये ट्रांसफर हो जाएगा NSE SME इमर्ज प्लेटफॉर्म से NSE और BSE मेन बोर्ड पर। इनफैक्ट सिमिलर सिनेरियो GCM सिक्योरिटीज के लिए भी बनेगा। धर्मज क्रॉप गार्ड ये IPO खुलने वाला है, तो यहाँ पर फोकस रखिएगा। कुल साइज लगभग 251 करोड़ रुपए का है। 29 नवंबर मंगलवार कंपटीशन बिल 2022 पर वित्त मामलों की संसदीय समिति की बैठक होने वाली है 11:30 बजे। साथ ही RCF अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार करता हुआ दिखेगा। BSE 500 में एक बदलाव है जिसमें श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस ड्रॉप हो जाएगा और वेदांत फैशंस ऐड किया जाएगा। एक्स डेट है इंतरिम डिविडेंड की वेदांता की, साथ ही श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस की भी एक्स डेट है, जो एमैलगमेशन इनका श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के साथ हुआ है। और अंत में नवंबर महीने का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है यूएस का, वो भी आपके सामने मंगलवार को 29 तारीख को रखा जाएगा। डेटा तो बहुत सारा आने वाला है, एक्शन भी भरपूर है बाजार में, अभी भी बन रहा है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज के। जी, खबरों में सबसे पहले जो हमारे फर्टिलाइजर स्टॉक पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ था उससे कुछ चीज़ें बातें निकल के आई हैं जो फर्टिलाइजर सेक्रेटरी जी ने कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में जो फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फर्टिलाइजर ले लीजिए या पोटैश ले लीजिए, किसी भी एक देश पर कोई निर्भरता नहीं है। और मौजूदा समय में अगर आप सब्सिडी कहेंगे तो 600 करोड़ की सब्सिडी रोजाना दी जा रही है। और उसी के साथ साथ वन नेशन वन फर्टिलाइजर को किसानों को कंपैरेटिवली बहुत फायदा होने वाला है। HDFC और HDFC बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मर्जर पर शेयर होल्डर की बैठक में दीपक पारेख साहब के बयान आते हुए दिखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि मर्जर जो है वो जून 2023 तक प्रभावी हो सकता है। और उन्होंने एक दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट ये भी कही है कि जैसे सभी सब्सिडरियां कि जो बैंक की सब्सिडरी हैं उनको एक बनाने के लिए अर्जी दी है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि मर्जर के बाद जो फॉरेन होल्डिंग की सीमा है उसके भीतर ही रहने वाले हैं। और कम ब्याज दर और इकोनॉमी के माहौल को देखकर जो है ये मर्जर का फैसला लिया गया है। EIL पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि MRPL से कंपनी को एक ऑर्डर मिला है और ये बायो ATF प्लांट के लिए जो है कंपनी को ऑर्डर मिलता दिखा है। कैस्ट्रॉल इंडिया कियाई मोबिलिटी में लगभग 7% हिस्सेदारी खरीदेंगी। कियाई मोबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो TVS ग्रुप की कंपनी है और लगभग 488 करोड़, लगभग 490 करोड़ का जो है वो निवेश करने वाले हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि किरट पारिक कमेटी की बैठक जो है वो 28 नवंबर को होने वाली है। उसमें अगर आप देखेंगे कि बैठक में रिपोर्ट पर सदस्यों की सहमति के बाद मंत्रालय में पेश होगी रिपोर्ट, और उसी के साथ साथ उस रिपोर्ट में सस्टेनेबल प्राइसिंग के लिए क्रूड आधारित प्राइसिंग का प्रस्ताव दिया गया है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे PNB जिसमें 2 करोड़ शेयरों के कई सौदे हैं, यूको बैंक लगभग 37 लाख, साउथ इंडियन बैंक लगभग 92 लाख और REC अगर देखेंगे लगभग 19 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये हैं ढेर सारी खबरें और साथ ही बड़े एक्शन वाले ट्रेड्स भी जो आपके सामने। आइए बढ़ते आगे, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है, सारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। सबसे पहला बिगुल क्लोजिंग शो का मुदीत जी के लिए। बताएं मुदीत जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। और अनिल जी, ये एक रिवर्सल स्टॉक है और थोड़ा सा बोल्ड कॉल है, इसमें बड़े टारगेट्स हैं। सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर ये काउंटर रहा है, लेकिन सेक्टर पूरा फ्लेवर में स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोमंडल की। कोरोमंडल 918 स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीदारी करने की सलाह है। पहला टारगेट 930 का होगा, दूसरा टारगेट 940 का है। ये 940 के टारगेट आज के सेशन में भी आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 910 का होगा। देखिए, सबसे पहले स्टॉक के वीकली चार्ट्स को देखना होगा। मैं पहले बोलूंगा कि आप पहले रीजन सुनिए, वीकली चार्ट्स को देखिए। 1080 के बाद स्टॉक में 20% का करेक्शन देखने को मिला और आज के सेशन में, आज फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग रिवर्सल कैंडल के साथ बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ लास्ट 5 सेशन से बॉटम फिशिंग हुई है स्टॉक में। वॉल्यूम आज के सेशन में जो बॉटम फिशिंग का ब्रेकआउट देखने को मिला है,
आप देखिए करीब 10 लाख शेयरों के साथ ब्रेकआउट नजर आया है। जिस तरह से बुक में लिखा होता है कंसोलिडेशन में कम वॉल्यूम और जब ब्रेकआउट होगा तो बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। सिमिलरली उसी तरह के पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। 940 आज तक के टारगेट्स है, पोजिशनल टारगेट 965 तक के निकल कर आते हैं। बाय करके चलेंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल, स्टॉप लॉस आएगा 910 का। कोरोमंडल इंटरनेशनल 910 के स्टॉप लॉस के साथ करिए खरीदारी। फिर से फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आइए सिमी जी के लिए बिल्कुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। सिमी जी बताइए। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। और अभी क्लोजिंग शो का पहला मेरा जो कॉल होगा वो होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। बैटरी स्टॉक्स ऑलरेडी बाजिंग है और एक्साइड में आज बहुत दिनों के बाद एक अच्छा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बड़ा वाला टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। 186 के आसपास अभी कैश का भाव है, मैं कैश का ही भाव दे रही हूँ। 195 का पहला टारगेट, 200 का दूसरा टारगेट और 204 का तीसरा टारगेट के लिए एक्साइड तैयार हो रहा है। तो करंट लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 183 के स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ा सा रिवर्सल है। मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक मेंटेन करेगा, मतलब पूरा जो मोमेंटम इसने एक्वायर किया है पूरा होल्ड करेगा। नेक्स्ट वीक के लिए ये स्टॉक बजिंग हो जाएगा। 204 का ओवरऑल टारगेट के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज को खरीद लीजिए। इंडस्ट्रीज यहाँ पर करें खरीदारी और ये काउंटर आपको मोमेंटम में आते हुए दिख सकता है। सिमी जी का एक और फेवरेट स्टॉक मोमेंटम में आ रहा है और वो है टाटा मोटर्स। इसको देखिए पिछले 15 मिनट में यहाँ पर एक स्पाइक आपको बढ़िया आते हुए दिखा है। किरण जी भी है हमारे साथ। किरण जी गुड आफ्टरनून सर। टाटा मोटर्स फॉर्म में आ रहा है, कोई ट्रेड दिखता है सर इसमें? दीप गुड आफ्टरनून। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए टाटा मोटर्स बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। मेरा मानना है कि बहुत अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहा है। दूसरी चीज जो 430 का जो ऑप्शन बैरियर था उसको भी क्रॉस कर लिया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है। तो अभी 434 का कैश में है, तो मेरा मानना है कि 429 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। और आपका पहला टारगेट होगा 440, जहां पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए। पर मेरा मानना है कि पोजिशनली जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है 450 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ये है आपके लिए टाटा मोटर्स जिसमें आपको ज़बरदस्त मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। एक और काउंटर हम सुबह से हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे एनबीएफसीज में आज एक्शन है, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपको बढ़िया मूड में दिख रही हैं। और कैनफिन होम्स लगातार भसीन साहब के रेडार पर रहा है, बढ़िया मोमेंटम वाला काउंटर रहा है और आज अच्छे मूड में भी दिख रहा है। कुणाल जी कैनफिन होम्स सर 550 का लेवल आने की तैयारी में, 4% डेज हाई पर बैठा हुआ है सर। देखिए यहाँ पर एक क्लासिकल पोजीशन बनते हुए दिख रही है दीपांशु। देखिए पिछली एक्सपायरी में लोग इसमें काफ़ी बड़ी लॉन्ग पोजीशंस लोगों की थी, वो एग्जिट हुई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है आज। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक 600-620 के लेवल्स दोबारा आपको दिखाएगा। तो ये ब्रेकआउट अगर आज दिन अंत होते समय तक कायम रहता है, यानी कि स्टॉक 540 के ऊपर अगर आज बंद होता है, तो बिल्कुल बाय करके जाना चाहिए। मुझे लगता है 585-590 के लेवल्स ऑन द कार्ड्स हैं इस स्टॉक में। तो आज अगर क्लोज 540 के ऊपर हो तो बिल्कुल खरीदारी कराए। तो 540 ये आपके लिए एक बढ़िया लेवल रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर आप यहाँ पर एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु भाई का स्टॉक रडार पे आया है। 401 रुपया 402 रुपए का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 10 से 11 दिनों के फॉल के बाद आज पहला दिन है जब जाइडस लाइफ के अंदर यहां से ऊपर का मूव बनना शुरुआत हुआ है और 3 दिनों के हाई पर स्टॉक अभी आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि जाइडस लाइफ के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ आज और नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 391 रुपए का है। 391 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के जाइडस लाइफ में यहाँ पे खरीदारी करें। 2 से 4 दिनों के अंदर यहां से एक बढ़िया पुल बैक और बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 415 का पहला होगा, 421 का दूसरा होगा। जाइडस लाइफ में खरीदारी करें 391 के स्टॉप लॉस से 415 और 421 के टारगेट्स के लिए। 415 421 के टारगेट के लिए जाइडस लाइफ करें इस पर खरीदारी। बाय कॉल्स इस बाजार में आपके लिए भरपूर आ रही हैं। सुबह से हम देख रहे हैं इंडेक्स की सुस्ती को आप भूल जाइए, नजर रखिए जो आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और कुणाल जी आरबीएल बैंक
सुबह कॉल आई थी सर आपकी तरफ से, बढ़िया कॉल रही। 154 के आपने टारगेट्स भी यहाँ पर सजेस्ट किए थे और आरबीएल बैंक अभी मोमेंटम में भी दिख रहा है। फ्यूचर्स फिलहाल 152 पर हैं, बट 154 का हाई भी इसने बनाया, तो आपके टारगेट भी हिट हुए हैं इस पर। बताएं सर क्या करना है। देखिए अभी होल्ड करना है दीपांशु। देखिए बहुत समय बाद इस तरह का ब्रेकआउट आरबीएल बैंक में आता हुआ दिख रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कैंडल की साइज देखें तो आमतौर पर जो इंट्राडे मूव का एक्सटेंट रहता है आरबीएल बैंक में, उसकी तुलना में आज की कैंडल बड़ी है और बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि 170 से पहले ये दम नहीं लेगा। मुझे लगता है 170 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, संशोधित ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें। मुझे लगता है स्टॉक 170 की ओर बढ़ रहा है। तक जाने की तैयारी। संशोधित ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये कौन सा वो ट्रेलिंग वाला संशोधित में ही आ गया था ट्रेलिंग तो सर, या ट्रेलिंग को ही संशोधित, क्या मतलब जरा समझाएं, कंफ्यूजन हो रहा है। अनिल जी देखिए संशोधित मतलब कि जैसे जैसे तेजी आ रही है तो अमेंडेड स्टॉप लॉस उसको कह रहा हूं मैं संशोधित। और ट्रेलिंग मतलब अनिल जी क्योंकि ऊपर जा रहा है तो आपको साथ साथ पीछे पीछे स्टॉप लॉस को भी बढ़ाना है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है साथ साथ स्टॉप लॉस बढ़ाएं, ये मेरे कहने का आशय था अनिल जी। वैसे आप समझ गए थे मुझे लग रहा है। मैं तो समझ गया था, लेकिन मुझे लगा बाकी सब लोग समझे कि नहीं समझे। जैसे फॉर एग्जांपल जो चार्ट थोड़े हमारे कम समझ पाते हैं, आशु जी, एक बार आशु जी से पूछ ले। आशु जी समझ गए? नहीं अनिल जी, मतलब ये तो और ज्यादा डीप हिंदी हो गई। मैं अभी अगर आप नहीं पूछे तो मैं कुणाल जी को मैसेज ही डालने वाला था कि ये कहां से नई नई टर्मिनोलॉजी कर रहे हो और हमारे लिए और डिफिकल्ट कर रहे हैं सर ये। हाँ देखो, बिल्कुल मेरा तो काम दर्शकों के बिहाफ पे सवाल पूछने का है, और अच्छे एंकर का काम वही होता है कि अगर वहीं भी कोई दर्शक को कोई कंफ्यूजन देख लो, खुद आशु जी को है, आशु जी का कंफ्यूजन एक ही तरीके से दूर हो सकता है। अनिल जी आप ऑन एयर कितना ही समझाएं, कुणाल जी ये समझेंगे नहीं। जी आशु जी। अनिल जी मैं भी बिल्कुल एक वो जो बडिंग को एंकर के लिए मैं भी दर्शकों के सवाल ही चाटे से पूछता हूं सर, मैं भी अपने नहीं पूछता हूं। मैं भी कोशिश करता हूं कि आप तो एंकर बन के पूछते हैं, मैं एंकर बनना चाहने की वजह से पूछता हूं। तो मैं ये बता रहा था कुणाल जी को कि ये तभी समझ पाएंगे जब इस वीकेंड पे आप आराम से आशु जी को लंच डिनर पर ले जाएं, वहां समझाएं, वहां ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आइए आशु जी की बात चलिए, तो आशु जी से भी जरा बाजार पर राय ली जाए, नई सीरीज पर राय ली जाए। बताएं सर, दिसंबर सीरीज को लेकर क्या व्यू है? अनिल जी दिसंबर सीरीज का जो व्यू है वो आपने बहुत अच्छी तरह से सुबह मतलब उसका विश्लेषण किया था, तो बहुत मजा आया। अनिल जी देखिए मुझे ना स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, स्टॉक्स में मतलब पहली बार जो रिवर्सल दिख रहा है मुझे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, और इंडेक्स में पर्टिकुलरली फैटीग लग रहा है। तो अनिल जी मेरे पास अभी जो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करना चाहता हूं, मुझे बैंक निफ्टी में एक बियर स्प्रेड बनाना है, और इस सीरीज के लिए 3-4 स्टॉक्स के बुल स्प्रेड हैं। तो पहले मैं बियर स्प्रेड शेयर करना चाहता हूं बैंक निफ्टी में, उसके बाद मैं स्टॉक्स के स्प्रेड शेयर करता हूं, तो उसमें अनिल जी मार्केट की भी बात हो जाएगी। ओके तो आशु जी से आशु जी कोई स्प्रेड है अभी नया स्प्रेड बनाने के लिए? बिल्कुल दीपांशु, मेरे पास बैंक निफ्टी में एक बियर स्प्रेड बनाना है और 3 स्टॉक्स में बुल स्प्रेड बनाने हैं। अगर आप बिगुल बजाएं तो मैं सारे एक साथ शेयर कर लेता हूं, और उसमें निफ्टी का और बैंक निफ्टी का व्यू भी आ जाएगा और मार्केट का व्यू भी आ जाएगा साथ साथ। ओके आइए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु 43,000 की मुझे एक पुट लेनी है, 43,000 की, और 42,500 की 2 पुट बेचनी है। ये 1:2 का बियर स्प्रेड बनाना है। दीपांशु मुझे आज जो ऊपर से खुला था बैंक निफ्टी जो 200 पॉइंट ऊपर, वहीं से मुझे दीपांशु मुझे लगता है कि एक मतलब मार्केट में चाहे तेजी है, लेकिन 700, 800, 1000 पॉइंट तक की एक करेक्शन बैंक निफ्टी में लगती थी कि आनी चाहिए अगर इस मार्केट को अच्छा भी चलना है। तो मतलब उसमें अगर मैं ऊपर से कहूं 43,500 से मुझे 42,500 या 42,400 तक का एक करेक्शन लगता है, जो कि आज 200 पॉइंट ऊपर होने के बाद अभी एक 50-70 पॉइंट शायद नीचे है। तो दीपांशु इसको प्ले कैसे करना है? ये स्प्रेड के थ्रू करना है। 43,000 जो करंट एट द मनी है, एक पुट लेनी है।
42,500 की 2 पुट बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा सिर्फ 65 या 70 रुपए में। अभी पहले 60 रुपए में बन रहा था दीपांशु, क्योंकि अभी थोड़ा सा नीचे आया है तो 70 रुपए में शायद बनेगा। 70 रुपए लगा के आप नीचे के 1000 पॉइंट तक की करेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर नीचे नहीं गया दीपांशु, द वर्स्ट केस सिनेरियो कि मेरा लॉस 70 रुपए होगा, तो मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ी करेक्शन लगती है, और वो करेक्शन भी दीपांशु पीएसयू बैंक्स में लगती है, उसमें प्राइवेट बैंक्स में नहीं लगती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर पेयर ट्रेड बनाना हो तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक दीपांशु अगर याद हो हीरो या जीरो ट्रेड दिया था 670 की कॉल, 660 की कॉल 12 रुपए में, जो कि कल 680-85 बंद हुआ, आज 695 आ चुका है, सॉरी 895 आ चुका है दीपांशु। तो मुझे एक्सिस बैंक और ये प्राइवेट बैंक अभी भी अच्छे लगते हैं, लेकिन पीएसयू बैंक्स में जो रन अप आया है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है दीपांशु। तो आई थिंक पीएसयू बैंक्स का पेयर ट्रेड भी कर सकते हैं कि माइनस पीएसयू बैंक्स एंड प्लस प्राइवेट बैंक्स, बट अगर नहीं करना तो ये एक बैंक निफ्टी का स्प्रेड है, ये करना चाहिए। और 3 स्प्रेड दीपांशु मेरे पास बुलिश स्प्रेड है, जो मेरा पॉजिटिव व्यू है इस एक्सपायरी के लिए 4-5 स्टॉक्स में है, लेकिन 3 के स्प्रेड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आशु जी थोड़ा स्टैगर कर लेते हैं सर, एक ही बार में बोलेंगे तो आधा शो खत्म हो जाएगा। बताएं पहला स्टॉक स्प्रेड बताएं सर। दीपांशु पहला स्टॉक है मेरा कॉनकोर में मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन दीपांशु इसमें भी ऑप्शन के थ्रू लेना है, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है। 750 पे लिया था, 750 वाला 680, 680 वाला 810, 810 वाला वापस 740, अभी 765 है। सो विद इन दैट 125 रुपीज बैंड बहुत ज्यादा इसके अंदर मूवमेंट होती है। तो ये दीपांशु मुझे 750 इन द मनी कॉनकोर की कॉल लेनी है, और 820 आउट ऑफ द मनी 2 कॉल बेचनी है। इसमें एक रेशियो स्प्रेड बनाना है दीपांशु 1:2 कॉनकोर में। इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 17 रुपए के करीब आएगी। तो दीपांशु 17 रुपए की कॉस्ट आने 750 रुपीज बेस प्राइस मींस के मेरा 767 का कॉनकोर लॉन्ग हो गया। वर्स्ट केस सिनेरियो में मार्केट कहीं भी नीचे जाए, अगर कोई करेक्शन बड़ी भी आती है, जो कि ऐसी दिख नहीं रही है, तो मेरा लॉस 17 रुपए होगा। और सवा महीने का ये महीना डेरिवेटिव्स का एक्सपायरी दिसंबर एंड में है, और जो सेफ्टी है 890 रुपए तक है। मुझे मेरा टारगेट है ये 825 रुपए तक जाना चाहिए। पिछली बार जो 810 से नीचे आ गया, और 825 या 840 रुपए तक भी जाना चाहिए कॉनकोर, लेकिन मैं इस स्ट्रैटेजी से प्ले करूंगा। अदरवाइज मार्केट की वॉलेटिलिटी और स्टॉक की वॉलेटिलिटी ये मेरे को फंसा सकती है। सो आई थिंक कॉनकोर इज माई फर्स्ट स्प्रेड। बाकी 2 स्प्रेड अगर आप कहेंगे तो जब भी मैं शेयर कर लूंगा। ओके, तो कॉनकोर पर पहला स्प्रेड है 750 की 1 कॉल खरीदें, उसके सामने 820 की 2 कॉल्स बेचे। बुल स्प्रेड है कॉनकोर पर, भरोसा है आशु जी का। आपकी कॉस्ट इस पर 70 रुपए की आएगी। कहां तक सेफ है आशु जी? 890 रुपए तक दीपांशु। अभी 765 का रेट चल रहा है। 750 to 890 इंटायर दिस 140 रुपीज बैंड इज सेफ्टी बैंड, मतलब इसमें प्रॉफिट होगा ही होगा। और जो मुझे लगता है कि यह 825 के करीब जाना चाहिए, अगर वहां चला गया आ गया तो पीक प्रॉफिट होगा दीपांशु। 17 रुपए लगा के हमारे को मतलब 60-70 रुपए भी मिल सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए कॉनकोर पर राय। बहुत ही लिमिटेड 17 रुपए के रिस्क के साथ बढ़िया एक्शन एक बन सकता है। आइए साथ में है हमारे किरण जी भी, और किरण जी से भी एक बार चार्ट पर राय ली जाए। निफ्टी को ऊपर लाने में मदद कर रहा है, कोशिश कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरा। फिर से 2600 के पार निकला है किरण जी। किरण जी जरा एक मिनट, किरण जी आपकी लोकेशन कहाँ है? किरण जी कहाँ बैठे हैं? अनिल जी कोकण में दापोली करके एक शहर है, उधर हूँ। और अगर हाँ। आपको थोड़ा 2 मिनट अच्छा। देते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ नजारा दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ। आपसे बढ़िया नजारा भी है कुछ? बताइए बताइए। 1 मिनट। अच्छा। क्रिकेट स्टेडियम है अनिल जी। किरण जी इतना अच्छा, क्रिकेट स्टेडियम है? हाँ, क्या बिल्कुल बात अनिल है। जी। वाह, बहुत ही बढ़िया और resort अकेले है। दर्शक आप हैं, खिलाड़ी भी नहीं दिख रहे। आज मैच नहीं है अनिल जी, रिसोर्ट में बैठे हैं, वर्क फन चल रहा है। अरे वाह, गजब, क्या बात है। इतनी खाली जगह देख लेना मुंबई के बिल्डर्स तो मुंह में पानी आ जाए। ये तो अच्छा हुआ कि ठीक है आपने वहां की दिखाई है। अच्छा बताए किरण जी, रिलायंस के चार्ट पर दीजिए अपनी राय जी।
अनिल जी, रिलायंस का चार्ट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, पर एक ब्रेकआउट होना है। एक बड़ी मूव आएगी जब ये लगभग 2640 लेवल्स क्रॉस कर देगा। एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जब ये 2640 क्रॉस करेगा। तो मेरा मानना है कि फिर ये टारगेट्स जब ये क्रॉस करेगा तो पहले टारगेट्स 2800 के देखने को मिलेंगे, और ये कंटेंडर रहेगा जो कि निफ्टी को और ऊपर लेके जा सकता है। पर आपको वक्त देना पड़ेगा जब तक 2640 क्रॉस नहीं करता तब तक पेशेंस देना पड़ेगा आपको, अनिल जी। ये है आपके लिए रिलायंस कैपिटल पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर राय किरण जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ओके, 2:30 बजे के आसपास फिर से सरी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बेहतरीन पिक लेंगे। उससे पहले आशु जी बताएं सर, आपका अगला स्प्रेड या फिर जो कॉल है स्टॉक पर, बताएं सर। अनिल जी देखिए, जो अभी स्टॉक्स चल रहे हैं अपने फेवरेट वही हैं। अनिल जी यूपीएल मैंने पिछले महीने भी दिया था कि मेरा स्टॉक ऑफ दिसंबर या टिल बजट है। अनिल जी इसमें भी एक स्प्रेड बनाना चाहिए। यूपीएल थोड़ा बढ़ गया है, 781 रुपए का फ्यूचर हो गया है। मैं 750 रुपए की कॉल लूंगा इसमें अनिल जी, जिसका भाव चल रहा है 41 रुपीज, और इसमें भी 820 रुपए सेम स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो कॉनकोर की हैं। 820 रुपए की 2 बेचनी है। इसको बनाने में अनिल जी कॉस्ट आएगी 26 रुपए यूपीएल को। 26 मतलब 750 प्लस 26 776 रुपए, और ऑलरेडी 781 रुपए का फ्यूचर चल रहा है। तो इसमें भी अनिल जी ये प्रीमियम देना है। इसका प्रीमियम थोड़ा क्योंकि बढ़ गया, ये 765-70 चलता था और ये 780 क्रॉस कर गया है। ये अनिल जी भी मुझे 850 रुपए के करीब का स्टॉक लगता है। ये भी 890 रुपए तक ये स्प्रेड सेफ है। और अनिल जी यूपीएल में मतलब मजेदार बात ये है, सबसे बढ़िया बात, कि इसमें एनालिस्ट जो थे बटे हुए थे इसमें, और मेरे साथ अनिल जी मैं शॉर्ट वालों की बात नहीं करूंगा, लेकिन लॉन्ग में इंसिडेंटली किरण जी हैं, वो भी साथ बैठे हुए हैं। एंड अगेन इट हैज नथिंग टू डू विद माय पूना विजिट। इसमें भी किरण जी भी पॉजिटिव है और मैं भी पॉजिटिव, और मैं बार बार अनिल जी जिस स्टॉक में कन्विक्शन हो और एक बड़ा मूव लगता हो कि इसमें 50-70 रुपए मिल सकते हैं, तो उसको ना बार बार कहना पड़ता है और उसमें करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और उसमें कंटिन्यूसली उसमें बने रहना पड़ता है। और बने रहने के लिए अनिल जी जो मार्केट की वॉलिटिलिटी है वो तंग ना करे, इसलिए ऑप्शन इज द बेस्ट रूट। हम एक चीज नहीं भूल सकते अनिल जी, हम ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े हुए हैं। जरा सा भी थोड़ा बहुत नीचे आएगा, जो इन्वेस्टर या ट्रेडर होता है जिटरी हो जाता है कि कहीं मैंने टॉप पे तो नहीं ले लिया। तो इसलिए अनिल जी यूपीएल का स्प्रेड बना के भी बैठ जाना चाहिए। अनिल जी हम सारे क्लाइंट्स का स्प्रेड बना रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि मंथ एंड पे, दिसंबर एंड पे गोवा में छुट्टियां मनाइए। मैं भी अनिल जी छुट्टियां मनाने की प्लानिंग कर रहा हूं, जा रहा हूं, और आपको भी इन्वाइट कर रहा हूं। और अनिल जी गोवा से याद आया, मेरा तीसरा स्प्रेड है डेल्टा। वो भी स्टॉक आपको पता है फेवरेट है, लेकिन प्ले कैसे करना है अनिल जी। डेल्टा का भाव चल रहा है 222 रुपए। अब ये 222-25 तो अनिल जी पिछले 3 महीने से चलता रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। 230 जाता है, ब्रेकआउट होता है, 215 जाता है, ब्रेकडाउन होता है, लेकिन दोनों में होता कुछ भी नहीं है, वही 220-25 के बीच में रहता है। तो अनिल जी 220 की डेल्टा की एक कॉल लेनी है, 250 की 2 कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 7 रुपए में, तो मतलब 220 प्लस 7 227 रुपए से ऊपर 280 रुपए तक पूरा खुला मैदान है अनिल जी। जीएसटी फेवर में आए नहीं फेवर में आए, 7 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। और ये 7 रुपए मुझे मतलब 30 रुपए तक दे सकते हैं प्रॉफिट, मतलब 3 गुना 4 गुना पैसा हो सकता है। और अनिल जी शांति रहेगी कि हर जीएसटी पे मुझे रिएक्ट नहीं करना, हर ब्रेकआउट पे रिएक्ट नहीं करना, हर ब्रेकडाउन पे रिएक्ट नहीं करना। अगर 225 का 25 भी रहता है तो अनिल जी 7 रुपए घर आ जाएंगे। तो अनिल जी यूपीएल, कॉनकोर, डेल्टा 3 स्प्रेड है जिनमें मैं बुल स्प्रेड दिया है। दिस इज फॉर फुल मंथ। और वीकली एक्सपायरी के लिए अनिल जी बैंक निफ्टी का एक बेयर स्प्रेड बनाया है। एज ऑफ नाउ यही है अनिल जी। एक आध कॉल और है, अभी मैं थोड़ी देर बाद शेयर कर लूंगा। आशु जी, डेल्टा फाइनली इस बार थोड़ा मूवमेंट दिखाएगा या एक बार फिर से थोड़ा रेंज ही रहेगा? दीपांशु पता नहीं, मतलब मेरी भी फिंगर्स क्रॉस्ड है। मैंने आपको बताया ना, वही 225 का एक सेंट्रल यूनिवर्स बना के उसके आसपास का 5-7 रुपए का रेडियस बना के घूमता रहता है। अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि मेरे को इतना अच्छा लगता है और मैं इतनी बार बोल चुका हूं, और लोगों को भी अच्छा लगता है, अनिल जी को भी अच्छा लगता है, बीच बीच में बाकी लोगों को भी अच्छा लगने लग जाता है। बट एक लेवल से ज्यादा अच्छा नहीं होता। जब खराब लगने लगता है तो एक लेवल से ज्यादा खराब नहीं होता। तो आई डोंट नो दीपांशु, डिफिकल्ट टू से, बिकॉज आई थिंक जीएसटी का जो ओवरहैंग है ना वो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज दैट कैन रियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द स्टॉक। बट मुझे उस डिप में भी लेना है, मुझे उस डिप को सिक्योर भी करना है, और अगर फेवर में आ जाए तो मुझे मिस भी नहीं करना। तो आई थिंक ऑप्शन रूट इज द बेस्ट वे टू प्ले डेल्टा।
और दीपांशु मतलब कुछ स्टॉक्स की और कुछ चीजों की, और दीपांशु बोलने की इतनी आदत हो गई है कि दीपांशु अब तो कहीं और भी बात होती है ना, तो मतलब ऐसे किसी और से, अनिल जी के अलावा किसी से बात हो रहा है तो दीपांशु ही मुंह से निकल जाता है। तो दीपांशु मुझे आपका नाम भी थोड़ा कम लेना पड़ेगा अनिल जी की तरह। ज्यादा लीजिए सर, मजा तभी भी आता है, बट ये तो आपका प्यार है और डेफिनेटली एसोसिएशन तो बनी रहेगी। नहीं प्यार क्या है, नहीं प्यार क्या है यार दीप, इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं आशु जी के सामने यार। मेरा नाम क्यों नहीं निकला? सब लोग एक चीज बताओ, ट्विटर पे सब लोग ये बोलते हैं, सारे एनालिस्ट आके अनिल जी अनिल जी अनिल जी अनिल जी अनिल जी अनिल जी करते हैं, ठीक है। कुणाल जी के लिए भी सबसे ज्यादा बोलते हैं, बंसल जी के लिए बोलते हैं, आपके लिए बोलते हैं, बाकी सब लोगों के लिए बोलते हैं, और नाम जब लेना हो तो दीपांशु का निकले, मेरा ना निकले। ये तो कुणाल जी नाइंसाफी है कि नहीं है? नहीं अनिल जी, इससे बड़ी नाइंसाफी को तो आप नजरअंदाज कर रहे हैं अनिल जी। आपसे जब मुखातिब होते हैं तो मुंह से अंकल और बाबूजी निकलता है अनिल जी, तो उस पर थोड़ा रोशनी डालें अनिल जी। और दीपांशु से बात कर और किसी से बात कर रहे हैं तो दीपांशु कह रहे हैं उसको। नहीं वो तो चलेगा, वो फिर भी ठीक है, वो उसमें तो सम्मान है, लेकिन अब और कहीं निकले तो अच्छा। एक बार पहले जरा आशु जी को सफाई दे देना। जी आशु जी बताएं। अनिल जी मैं इसका आंसर देता हूं। इसमें भी अनिल जी, क्योंकि आदत इतनी ज्यादा अनिल जी कहने की पड़ गई है और अनिल जी से ही बात करने की पड़ गई है कि अनिल जी से हटते ही कोई दूसरा नाम आता है तो दीपांशु आ जाता है, इसलिए दीपांशु आया अनिल जी। अल्टीमेटली अदरवाइज तो अनिल जी रहता है। फिर ठीक है, देन रीजन एक्सेप्टेड। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। मुझे याद करें, दीप को याद करें, कहीं भी करें, सोते जागते खाते पीते हमें अच्छा ही लगता है। बहुत बढ़िया है जी दीप। बिल्कुल सर, और हमें भी अच्छा लगता है आशु जी। आइए एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सेठी साहब, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, जबरदस्त एक्शन बना हुआ है बाजार में, स्टॉक स्पेसिफिक ऑफ कोर्स। बताएं सर, आपकी कहां पर है आज नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, बाजार में निफ्टी को तो मत देखिए, और बाकी ब्रॉडर मार्केट में एक शानदार दमदार तेजी है, खास करके कैश मार्केट वाले स्टॉक्स में। और दीपांशु, आज दो स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करनी है। बिल्कुल, आज तो कैश मार्केट स्टॉक्स का दिन भी बना हुआ है सर। बताएं पहला स्टॉक आपका। दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है, एक एनबीएफसी है, स्टॉक का नाम है जेएम फाइनेंशियल, जो अभी 73 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक इंटीग्रेटेड और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है, जो कि मेनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कारोबार के लिए जानी जाती है। फिर प्राइवेट इक्विटी है, मॉर्गेज लेंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, एडवाइजरी और कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस। एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, जबरदस्त कंपनी है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, बुक वैल्यू 111 की, तो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 0.64 टाइम्स ट्रेड करता है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के हिसाब से देखें तो 9 के मल्टीपल पे ये स्टॉक मिलता है, जबकि इस तरह की बाकी कंपनियां 30, 35, 40 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। एफआईएसबीआई का भी अच्छा खासा भरोसा है, आईसीआईसीआई प्रू है, निपॉन है। मुझे लगता है जिस तरह के वैल्यूएशन पे ये स्टॉक है, आज यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह, 82 का टारगेट और 69 का शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है। इस पे सेठी साहब जरा आपके डिस्क्लोजर दीजिए जरा जेएम फाइनेंस को अनिल जी, लेकर। ये जी बिजनेस जो देखते हैं उनको तो फिर ऐसे ही लपक लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में जेएम फाइनेंशियल से एक बहुत ही क्या बोले हैं, पसंदीदा लोगों में लोकप्रिय और चहेते एक्सपर्ट साथ बैठते हैं अनिल जी, आशु मदान जी। तो डेफिनेटली अनिल जी यही डिस्क्लोजर रहेगा अनिल जी। नहीं तो डिस्क्लोजर दो कि मैं पूरे होशो आवाज में बिना किसी दबाव के आशु जी के मैं ही आपको पिक रिकमेंड कर रहा हूँ। अरे अनिल जी, इसमें सब आशु जी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सब अच्छा ही बोला है, वैसे कोई दबाव नहीं है आशु जी का। बाकी अब जैसे आशु जी ने औरों को पार्टी दी है, वैसे मुंबई रहते तो कभी कभार मुझे भी पार्टी देंगे अनिल जी। अच्छा बाय द वे आशु जी, एक बार थोड़ा क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। सेठी साहब ने जो फंडामेंटल बताया वो सब है ना जेएम के, कोई छोड़ तो नहीं दिया? अनिल जी, मुझे तो लगता है कि मैं अगर बताता तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे से बताया उन्होंने, तो फुल पॉइंट्स टू हिम। और अनिल जी, ये सेठी जी से मेरा वादा है कि जो अगली पिक्चर डिनर या पार्टी की आएगी वो सेठी जी के साथ ही आएगी अब। चलो ये बाद में डिस्क्लोजर आ गया, वो ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेठी साहब की तरफ से जेएम फाइनेंशियल वो पहला स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय। सेठी साहब बताएं सर दूसरा स्टॉक।
तो आप बिल्कुल अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक, पहले तो अनिल जी धन्यवाद, ये भूल नहीं जाए, धन्यवाद पहले कर देता हूँ, नहीं तो आशु जी भूल जाएंगे बाद में। तो अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है डी लिंक, जो अभी 275-76 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही ये भी जबरदस्त कंपनी है, ताइवान की पेरेंट है इसकी, और एक लीडिंग प्लेयर है नेटवर्किंग इक्विपमेंट, स्मार्ट होम्स, राउटर, स्विचेस, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी, वाईफाई, इन तरह के इक्विपमेंट्स में एक लीडिंग कंपनी है। सरकार का पूरा फोकस रहा है, उन्होंने पीएलआई स्कीम भी दी हुई है। बाकी अनिल जी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 17-18%, जीरो डेट कंपनी, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 35%, वैल्यूएशन के लिहाज से भी 12-13 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता है। तो इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह है। 290 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 270 का स्टॉप लॉस रखना है। लिंक पहले भी सेठी साहब के रेडार पर आ चुका है, कई बार उन्होंने रेकमेंड किया है, खरीदारी करके चलिए, यहाँ पर भी आपको अच्छे गेंस आते हुए दिख सकते हैं। डी लिंक 290 के टारगेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2 बेहतरीन कैश कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अब अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। आधे दिन के लिए खुलेंगे अमेरिकी बाजार सर, उससे पहले डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 20 अंक ऊपर, बहुत ही सुस्त रेंज में कारोबार होते हुए आपको दिख रहा है। यूरोप में मिला जुला एक्शन है, बहुत सीमित दायरे में सर, 0.1% नीचे भी नहीं है यूरोप के बाजार, तो कुछ बड़ा एक्शन वहां पर आपको इस समय नहीं दिख रहा है। कच्चा तेल $86 पर है, ठीक है, रुपया डेज हाई पर है, 13 पैसे की मजबूती पर है, तो रुपए से आपको इनफैक्ट स्ट्रेंथ दिख रही है। थोड़ी इंडेक्स में सुस्ती है सर, बताएं क्या करना है। क्या करना है? 2 चीज है दीप। पहली बात तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 18,500। 18,500 के पुट पर 78 लाख शेयर हैं और 18,500 के कॉल्स पर 98 लाख शेयर है, यानी कि कॉल राइटर हाईएस्ट लेवल पर 18,500 पर खड़ा है। सो आज इस बात की संभावना है कि 18,500 के ऊपर शायद आप क्लोजिंग ना होते देखें निफ्टी की, लेकिन फिर भी अगर 3 बजे तक 18,500 के ऊपर निकल कर टिक जाए, अगर आज का हाई पार कर ले तब तो और भी अच्छा, नहीं तो 18,500 के ऊपर भी निकल कर टिक जाए तो दीप पहला टारगेट 18,525 और उसके बाद 18,575 तक का रास्ता खुलता है आज ही के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि 3 बजे के पहले आप आज का हाई पार कर लें 18,530-35 का, तो ये है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 98 लाख शेयरों का है भी 18,500 पर, और वहां पर आप देखिए कश्मकश जारी है, काफी समय से कोशिश कर रहा है निफ्टी इसके ऊपर निकलने की, और अब थोड़ा थोड़ा डाउ फ्यूचर का भी साथ मिल रहा है, 50 पॉइंट ऊपर है, आधा ही दिन का ट्रेड है। सो अगर डाउ फ्यूचर सुधर जाए या निफ्टी 18,500 के ऊपर टिक जाए तो आपको अच्छे फायरवर्क्स दिखा सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक कारण और भी है। सुबह मैं आपको कोशिश कर रहा था क्योंकि जो सीरीज की शुरुआत आपने की वो बहुत हाई ओपन इंटरेस्ट के साथ की है। अब पुट कॉल रेशियो आप देखिए 1.38 से घटकर 1.11 आ गया है। सो बाजार हल्के हो चुके हैं दीप। सबसे बढ़िया बात है कि जितनी लॉन्ग साइड पर पोजीशन ज्यादा थी वो कट गई, उल्टा कॉल राइटर्स यानी कि शॉर्ट करने वाले लोग ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। न एग्रेशन आपका बहुत जरूरत से ज्यादा शॉर्ट साइड पे होना चाहिए, न लॉन्ग साइड पर होना चाहिए, बैलेंस रहे तो ठीक है। सो लॉन्ग साइड पर बाजार हल्के हो गए। 18,500 का कॉल राइटर अगर आप 3 बजे के पहले 18,525 के ऊपर टिक जाते हैं तो रिस्क पर आएगा, जो फिर आपको और ऊपर ले जा सकता है। अदरवाइज यहीं आप कहीं कहीं 18,450 18,500 के बीच में क्लोजिंग देख सकते हैं। तो डाउन साइड रिस्क भी कम है, अपसाइड गुंजाइश भी कम है, तो हो सकता है थोड़ा यहीं पर टाइम पास करने की कोशिश बाजार करे। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपको सुबह याद होगा कि हम कह भी रहे थे कि मजबूत शुरुआत होने के बाद जो परफेक्ट जगह है वहां पर आए, किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत करना। हो सकता है मैं उस वक्त स्क्रीन पर रहूं ना रहूं। 42,725 42,850 वो रेंज है जहां पर आपको लेना ही लेना। आज का लो देख लीजिए दीप, 42,864 का, एकदम परफेक्ट उसी रेंज पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। अब भी मेरा ये कहना है, भले ही बैंक निफ्टी आपको ज्यादा कमजोर दिख रहा हो लेकिन 42,725 42,850 की रेंज में आप बचे हुए समय में आए, वहां लेना ही लेना है। और ऊपर में 42,150 से 43,150 से 43,300 की रेंज में आता है, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट भी करना है। और ऐसा क्यों करना है वो मैं बता दूं। बैंक निफ्टी 43,000 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 43,000 के पुट पर 41 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 57 लाख शेयर हैं, तो आपको 3 बजे के पहले 43,000 के ऊपर पार करके टिकना जरूरी है। नहीं रहे
तो फिर आपके लिए 42,700 42,800 की रेंज का रास्ता खुल जाता है। दूसरी बात, अगर ऊपर आ भी गए तो कॉल राइटिंग अच्छी खासी होकर रखिए 43,200 300 के आसपास, और वहां पर आने पर आपके लिए बिकवाली का दबाव दिखेगा। तो अब नीचे से जब आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए निफ्टी को पहले पसंद करना है। बैंक निफ्टी 42,700 800 की रेंज में आए तो वहां लेना है। ये क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटेजी आपके लिए। जी दीप, ये है आपके लिए क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटेजी। लेवल्स आ रहे हैं और लेना है। हल्का होना था बाजार को, हल्के भी हो चुके हैं और वहां से फिर आपको अच्छी मूव्स भी दिखेंगी। ओके, तो अनिल जी का भरोसा है इस समय बाजार के एक्शन पर। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, देखिए पहले तो एक छोटे से अपडेट्स हैं। आज सुबह पिक ऑफ द सीरीज हमने एस्कॉर्ट्स कवर किया था, स्टॉक 4.25-4.5% ऊपर है। उसके अलावा हमने BHEL बाइक की रिकमेंडेशन दी थी सुबह 8%, वो भी ऊपर है। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग 5.5%, वो ऊपर है। GMR इंफ्रा वो भी 4.5% ऊपर है, जो कि स्पेशल पिक थी। तो आज की तीनों चारों पिक्स कमाल करते हुए नजर आ रही हैं, बड़े बड़े मूव्स हैं। अब यहाँ पर जो स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो थोड़ा सा एक पोजिशनल नजरिए से यहाँ पर खरीदारी की राय है। 2 से 4 दिन का व्यू लेकर यहाँ पर खरीदारी करनी है। REC के फ्यूचर्स में दीप, REC में आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक मेजर ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए नजर आ रही है। स्टॉक में अभी 110 रुपए के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस तरह से अपवर्ड ट्रेंडिंग स्लोप में ये स्टॉक चल रहा है, जिस तरह से चार्ट पोजीशन है, ये एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ये स्टॉक 115 और 118 रुपए तक के टारगेट्स दिखाने के लिए तैयार है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है, डेरिवेटिव पोजीशनिंग भी काफी अच्छी है। तो REC में ध्यान दें। अगर फ्यूचर्स के लेवल की बात करें तो यहाँ पर करंट लेवल्स लगभग 109.50 109 रुपए के आसपास खरीदारी करें। 106 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 116 120 के टारगेट्स। ऑप्शन के जरिए 110 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2 रुपए 70 पैसे से लेकर 3 रुपए तक इसमें एक्यूमुलेशन करनी है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 4.5 और 6 रुपए के 2 टारगेट्स REC की 110 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। 3 से 4 दिन के नजरिए से REC को मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर काफी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए नजर आ रही है। तो यह है आपके लिए REC, बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। REC PFC दोनों ही काफी बजिंग काउंटर्स हैं। सिमी जी के लिए बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, 11 नवंबर को एक बाई कॉल दिया था IT मेजर इन्फोसिस में 1560 1562 के आसपास। उस दिन गैप अप ओपनिंग आया था, पर गैप के बावजूद भी मैंने ये कहा था कि ये अभी सेक्टर को लीड करेगा। उस समय से इन्फोसिस कहाँ आ गया वो तो दिख ही रहा है। 1560-62 का मेरा कॉल था और उस समय बहुत मतलब मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा गैप के साथ भी मैं दे रही हूँ, फिर भी कॉन्फिडेंस कम नहीं था, मुझे लग रहा था कि ये चलेगा। अब जो दूसरा IT मेजर में मुझे अच्छा लग रहा है वो है TCS में एक बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट आने वाला है और पूरा टाटा ग्रुप आज हलचल में है। IT सेक्टर अभी मार्केट को सहारा दे रहा है और मुझे लगता है कि TCS में बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और यहाँ से 3390 3392 के आसपास कैश का भाव है। यहाँ से मुझे लगता है कि मिनिमम जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट करेंगे वो 3550 से 3600 का होगा। तो बहुत बड़ा सा टारगेट मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही हूँ और ये जो ब्रेकआउट मैं देख रही हूँ वो बहुत बड़ा सा, मतलब अगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो लास्ट 3-4 महीने से TCS इस रेंज के आसपास हाई बना के नीचे ही आ रहा था और अभी ये वापस से कोशिश कर रहा है उस रेंज को पार करने के लिए। तो TCS को खरीदारी करके चलेंगे। 3550 का पहला टारगेट, 3600 का दूसरा टारगेट। नेक्स्ट 10 दिन का ट्रेडिंग सेशन का होल्ड होगा और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3365 का रहेगा। पोजिशनल बेट होगा। TCS पूरा IT पैक को लीड करेगा। अब TCS सबसे बड़ी IT कंपनी अब पूरे IT पैक को लीड करने के लिए तैयार हो रही है। IT वैसे भी पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम में भी आ गया है। किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जो सिमी जी ने कहा। निफ्टी IT इंडेक्स देखिए दीप, बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट है और मेरा मानना है कि पहला टारगेट 2000 पॉइंट इधर से है। अभी 30,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा पहला टारगेट 32,400 का रहेगा और दूसरा 35,000 का रहेगा।
जो कि 1 से 1.5 महीने में आएगा। पर ये जो बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन और ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, ये बहुत ही शानदार है। अभी आईटी स्टॉक्स को नहीं मिस करना चाहिए और मेरे रडार पे भी आईटी स्टॉक ही आया है। मैं बात कर रहा हूँ टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा में भी एक बहुत ही अच्छे रेंज से ब्रेकआउट आ गया। पूरी नवंबर सीरीज में हमने एक रेंज में ट्रेड करते नजर आए और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मैं एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी की तरफ जाना चाहूंगा। टेक महिंद्रा का 1100 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 30-32 के आसपास मिल रहा है, वही लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 26 रुपए का, यानी 4 रुपए का रिस्क रहेगा। पर मेरा टारगेट 45 और 50 ये 4 से 5 दिनों में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मेरा मानना है कि इधर से काफी बड़ी अपसाइड आपको टेक महिंद्रा में मिलेगी। आप डिलीवरी में बाय कर सकते हैं, फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं, या कुछ छोटा सा रिस्क जिनको चाहिए वो कॉल ऑप्शन के जरिए बाय कर सकते हैं। तो 1100 का कॉल ऑप्शन लेना है 30-32 के आसपास, 26 का स्टॉप लॉस, 45-50 के टारगेट्स। ओके, तो ये है आपके लिए टेक महिंद्रा। आईटी पर अब करें फोकस। यहां पर बाजार का भरोसा और आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। 1100 की कॉल किरण जी की रेडार पर। मुदित जी के लिए भी बिगुल, मुनाफे वाले मुदित। बताएं मुदित जी। दीप एक पसंदीदा काउंटर और स्टॉक में ऑलरेडी करेक्शन हो गया है। यहाँ से स्टॉक में तेजी बननी चाहिए और ऑल टाइम हाई जैसे लेवल फिर एक बार स्टॉक में नजर आएंगे और दिसंबर सीरीज में देखने को मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ आईटीसी की। 340 रुपए 40 पैसे स्पॉट के लेवल है। यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। 1 से 2 दिन के अंदर 347 से 350 के टारगेट के लिए आईटीसी को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 335 रुपए का। वहीं अगर बात करें पोजिशनल टारगेट की तो 365 रुपए तक के अपसाइड मूव आईटीसी में दिसंबर सीरीज में देखने को मिलेंगे। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, हाई बनने के बाद स्टॉक में हेल्दी करेक्शन हुआ, हेल्दी करेक्शन के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल रहा है। सीरीज के फर्स्ट डे अच्छा फ्रेश बिल्डअप देखने को मिला है। यहाँ से लग रहा है स्टॉक में फिर एक बार अपवर्ड जल्दी देखने को मिलेगी। 1 से 2 दिन के लिए 350 तक के टारगेट, पूरी दिसंबर सीरीज के लिए 365 तक के अपसाइड मूव आईटीसी में नजर आते हैं। मुझे ये बताइए कब तक आप आईटीसी को रिकमेंड करते रहेंगे? कोई खास ऐसा टारगेट रखा है कि 350 है भी, 400, 500, 800, 1000, 2000, 5000, कब तक? अनिल जी देखिए, स्टॉक के लेवल से कभी हमने प्यार नहीं किया, चार्ट्स को हमेशा कंसीडर किया है। अच्छा, चार्ट जब तक अच्छे रहेंगे, मैं आईटीसी क्या मतलब और भी जो स्टॉक में बार बार रिपीट करता हूँ उनको देता रहूंगा। कहीं भी लेवल खराब होंगे उसके बाद हम स्टॉक को रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन आईटीसी में आप देखेंगे, अगर वीक ऑन वीक टारगेट्स देखेंगे, आप चार्ट्स देखेंगे तो हर बार जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। तो जब तक चार्ट अच्छे बने हुए हैं और स्टॉक पैसा बना के दे रहा है, तो जहां पर हेल्दी करेक्शन है, सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद फिर स्टॉक अपसाइड मूव दिखाता है। इसलिए आईटीसी में 360 का जो हाई बना था उसके बाद करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन हुआ, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट बन रहा है। तो इसका मतलब साफ है 365 दिसंबर सीरीज में देखने को मिलेगा। ओके, तो आईटीसी में करें खरीदारी। 347, 350 के 2 छोटे टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 335 का स्टॉप लॉस लगाकर। ये राय यही है ना, टारगेट छोटे 337, 350 है ना मुदित जी? जी। चलिए बढ़िया है। ये है आईटीसी। आइए, कुछ लोग आईटीसी की बात पे बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैं एक मिनट उनसे भी बात करता हूं। उससे पहले आइए एक बिगुल बसीन साहब के लिए। स्वागत है बसीन साहब आपका। बताएं सर, पहले तो आपकी तरफ से अपडेट और साथ ही आउटलुक भी। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, जीएमआर, आईडीएफसी फर्स्ट, आपको पीएफसी इतनी जोर से कहा 22-23 रुपए में, देखिए भाव 38 रुपए का हो गया। पीएफसी जाएगा 160। दूसरा आपके लिए मैंने दिया एबी कैपिटल, इंडियन होटल, डीएलएफ और टाटा स्टील। टाटा स्टील उनमें से नहीं चला। 112 से 114 का टारगेट, 103 का स्टॉप लॉस अब आप अपडेट कर लीजिए। और तो दूसरा जो टारगेट बना रहा हूं कैनफिन होम, कैनफिन होम आपको 560 का टारगेट था, वो बन गया 590 और स्टॉप लॉस रखना है 522। राइट, कैनफिन होम ऐसे चलेगा जैसे कैनरा बैंक
और कैनफिन होम का भाव जाएगा 650, लेकिन अभी 590 का टारगेट है, 522 का आपका स्टॉप लॉस। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, दोनों धमाकेदार पिक्स आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। REC, जैसे PFC चला है वैसे REC इज हेडेड टू 130 और 109 में लीजिए, 104 रुपए का स्टॉप लॉस है जो आज का लो है, 130 का टारगेट REC। BHEL मैंने बहुत वाली पहले भी कहा था, लेकिन अभी फ्रेश ब्रेकआउट है, 95 का टारगेट ऑन BHEL। अनप्रेसिडेंटेड द वे द PSUs आर बिहेविंग एंड देयर इज सब्सटेंस बिहाइंड दैट। लार्जेस्ट EV वेंडर आफ्टर टाटा पावर एंड अक्रॉस द बोर्ड इन ऑल पावर जनरेशन BHEL। तो 80, 80.5 में लीजिए, 75 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 95 रुपीज का टारगेट ऑन BHEL। ओके, तो 2 स्टॉक है जहां खरीदारी करने के आए, दोनों सरकारी कंपनियां। 109.50 के आसपास REC खरीदी, 104 का स्टॉप लॉस, 130 का होगा टारगेट। भेल 81, 81.5 के आसपास लीजिए, 75 का स्टॉप लॉस, 95 रुपए का टारगेट। धन्यवाद बसिन साहब, ये 2 बेहतरीन पिक्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है आपके लिए इस वक्त बड़ा जबरदस्त एक्शन। आइए कुणाल जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी देखिए, कल भी खरीदारी की राय हमने दी थी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, और अनिल जी आज इसको दोहरा रहा हूं मैं, और उसकी वजह यह है कि आज एक एम्फेटिक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। कल के लक्ष्य आज हासिल हुए, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक अब आपको 2200 रुपए के लेवल्स दिखाने की ताकत रखता है। नीचे के लेवल्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, और कल भी मैंने जिक्र किया था कि काउंटर अटैक लाइन पैटर्न भी चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। बड़ा वॉल्यूम एडिशन हुआ है और अरसे बाद स्टॉक में मोमेंटम है, तो बाय करके चलना है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को। स्टॉप लॉस रखना है 2014 का 2014 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 2125 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 2175 रुपए का। तो बड़े टारगेट्स हैं 2125, 2175 के टारगेट के लिए बालकृष्ण में खरीदारी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस पर करनी है आपको खरीदारी, ये काउंटर आपके रेडार पर रहना चाहिए। कुछ खबरें आ रही हैं टाटा मोटर्स को लेकर। यूके की मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि JLR जैगुआर लैंड रोवर जो इनकी सब्सिडरी है, वो यूके में अपना प्रोडक्शन काटने की तैयारी में है। इनफैक्ट अब से लेकर मार्च तक प्रोडक्शन कट किया जाएगा क्योंकि चिप्स की शॉर्टेज पड़ रही है। तो सप्लाई कंसर्न्स पड़ी हुई हैं। इनकी 2 फैसिलिटीज़ हैं जो जनवरी से मार्च तक यहाँ पर शॉर्टेज बनता हुआ दिख सकता है। ये आपके लिए आ रहा है। सिर्फ हाई प्रायोरिटी मॉडल्स पर आप प्रोडक्शन फोकस देखेंगे, बाकी प्रोडक्शन को कट किया जाएगा। ये आपके लिए खबर आ रही है। तो टाटा मोटर्स हालांकि आज स्टॉक मोमेंटम में है, बट अभी अभी यूके की मीडिया से खबर आ रही है, द गार्जियन न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहा है कि ये अपना प्रोडक्शन कट करने की तैयारी में है। ओके, नज़र है हमारी टाटा मोटर्स पर नज़र है इनके सबसे बड़े कंपेटिटर मारुति पर भी, जिनकी रिसेंटली इन्वेस्टर मीटिंग हुई है। क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं इनके कमेंट्रीज को लेकर, क्या कहा है इन्होंने अपनी इन्वेस्टर मीट में? बिल्कुल दीपांशु, ब्रोकरेज हाउसेस भी 11,000 रुपए तक के भी टारगेट अब देते हुए नजर आ रहे हैं, और उसका एक कारण भी है। सबसे बड़ा कारण अब ये बन रहा है कि जो सबसे बड़ा चिंता का विषय था कि जो इनकी मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रही थी एसयूवीज की वजह से, वहां पर अब बड़ा फोकस कंपनी बनाती हुई दिख रही है। इनफैक्ट एसयूवीज जिस तरह से ब्रेजा और साथ साथ ग्रैंड विटारा जो इन्होंने लॉन्च की थी, उसके बाद यहाँ पर इनका मार्केट शेयर गेन्स होता हुआ दिख रहा है, और डेफिनेटली ये एक अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी भी बनती हुई नजर आ सकती है। तो एसयूवीज पर ये लगातार काम करते हुए जा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में काफी अच्छा खासा पोर्टफोलियो है इनका एसयूवी लॉन्च पाइपलाइन का, जिस वजह से काफी एनालिस्ट अब इस काउंटर पर बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें तो जिस तरह से इनकी कीमतों में इन्होंने बढ़ोतरी की है, ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड इनकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वहां पर बढ़त आती हुई दिखेगी, और कंपनी के मुनाफे में भी आपको रिलेटिवली काफ़ी अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगले 1 से 1.5 सालों में कंपनी का जो यूटिलिटी व्हीकल्स का इनका पोर्टफोलियो है, उसकी कमी या जो गैप है उसको ये लोग फिल करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था वो है रूरल सेगमेंट, और साथ ही जो टियर 2 और टियर 3 शहर है। ऑब्वियसली हम जानते ही हैं स्टार्टिंग से ही मारुति एक मास प्रोडक्ट कंपनी रही है, तो यहाँ पर ये
जो फोकस है ये नहीं लूज आउट करना चाहते हैं और वहाँ पर लगातार अब आप देखिए ये इनफैक्ट अगर आप हैचबैक्स की बात करें या एंट्री लेवल कार्स की बात करें तो वहाँ पर अभी भी बादशाह जो है वो मारुति सुजुकी है। इनफैक्ट इनका जो अब बड़ा फोकस बन रहा है वो है सीएनजी और साथ ही हाइब्रिड व्हीकल्स पर। तो ईवी पर तो डेफिनेटली फोकस है, पर अभी फिलहाल स्थिति को देखते हुए ये सीएनजी और साथ ही जो हाइब्रिड स्पेस है वहां पर बड़ा फोकस करते हुए जा रहे हैं। तो 3 स्ट्रेटेजीज मारुति सुजुकी के सामने अब आती हुई नजर आ रही है। जो इन्वेस्टर मीट हुई है इस प्रेजेंटेशन में इन्होंने यही 3 चीजें हाईलाइट की है और इसी वजह से मारुति अब एनालिस्ट के रेडार पर आ रहा है। बिल्कुल, तो रेडार पर है एनालिस्ट के मारुति और इस पर रखी नजर। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी निकल कर आई है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स की यूके में थोड़ी परेशानियां हैं, बट सामने मारुति की तरफ से काफी पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिख रही है। अनिल जी, आपसे भी राय लेनी थी सर। मारुति वैसे भी लगातार एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, रिसेंटली बाजार के रेडार पर काफी एक्टिवली रहा है और कमेंट्री भी बाजार को एक्साइट कर रही है। बिल्कुल दीप, और ये स्टॉक एकदम सही लेवल पर आ गया है। करीबन 10,000 के नज़दीक पहुंचकर 9,700-800 से करेक्ट होकर अब 8,900-9,000 की रेंज में जो आ गया है, ये एक अच्छा लेवल है और थोड़ा नीचे मिले तो बहुत ही बढ़िया खरीदने का। एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ मारुति के बारे में। कल 2 रिपोर्ट आई थी, एक जेपी मॉर्गन की तरफ से और दूसरी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से। वो मारुति पे नहीं थी, वो रिपोर्ट थी सुजुकी पर, जो जापान में है। जापान की जो कंपनी सुजुकी, जो मारुति की पेरेंट कंपनी है, और सुजुकी की रिपोर्ट में उन्होंने स्पेसिफिकली दोनों इन बड़े फॉरेन ब्रोकरेजेस ने मारुति की परफॉर्मेंस का जिक्र किया और ये बताया कि क्यों मारुति की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से सुजुकी की परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगी। तो सोचिए, सब्सिडी कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ये दिखा रहा है। मारुति की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़बरदस्त भरोसा जताया और ये रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट जो सुजुकी के जो जापान में स्टॉक ट्रेड होते हैं उन पर रिपोर्ट आई, वो पढ़नी चाहिए। तो इससे अंदाजा लगेगा कि मारुति के बारे में फॉरेन ब्रोकरेजेस इस वक्त क्या सोचे। तो आई एम श्योर यहाँ से भी आराम से मारुति में 400-500 रुपये की जगह अभी है इजीली, और धीमे धीमे स्टॉक जा सकता है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है और निवेश करने का बनता है यहाँ पर। जी दीप, बिल्कुल, तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए डेफिनेट मौका बनता है। मारुति सुजुकी रखिए नजर, रीसेंट करेक्शन के बाद वापस अट्रैक्टिव लेवल्स पर है ये काउंटर। ओके, आई कुछ और कॉल्स भी तैयार हैं। पहले बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, अभी जो कॉल देने जा रही हूँ मेरे फेवरेट स्टॉक पर, और इसलिए थोड़ा सा टेंशन भी है क्योंकि स्टॉक मुझे पहले तो कभी निराश नहीं किया था, अब ये चलेगा लग रहा है, क्योंकि डेली चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है बलरामपुर चीनी, और जिसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है जिसका टारगेट मिनिमम 380 से 385 का हो रहा है। अब इतना छोटा सा टारगेट के लिए बलरामपुर चीनी तो मैं कभी नहीं देती, पर अभी इतना छोटा सा टारगेट सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन से मंडे तक के लिए, अगर 385 का लेवल क्रॉस हो जाता है मंडे, तो ये स्टॉक धीरे धीरे 400 की ओर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल बलरामपुर चीनी करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 380 का पहला टारगेट, 385 का दूसरा टारगेट। ये आज का ट्रेडिंग सिर्फ और आधा घंटा ही बाकी है, तो मंडे के लिए बलरामपुर चीनी खरीद कर चलिए। हो सकता है कि 385 आने में मंडे हो जाए, और ब्रेकआउट उसके बाद जबरदस्त देखने को मिलेगा जिसका टारगेट मिनिमम 400-410 का हो सकता है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 368 के नीचे लगाएंगे, बलरामपुर चीनी को खरीद कर चलेंगे। ओके, तो 400 के लेवल्स क्रॉस करने के लिए तैयार है। फिलहाल 380-385 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें बलरामपुर चीनी। कल भी थोड़ा एक्टिव दिख रहा था, सरकार की तरफ से खबरें भी हैं कि शुगर एक्सपोर्ट कोटा को बढ़ाया जा सकता है और शुगर स्टॉक्स में भी आपको एक्शन बनता हुआ दिखेगा। सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 290 रुपीज 10 पैसा। स्टॉक का नाम है एफडीसी के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 4 दिनों के हाई के ऊपर स्टॉक अभी आ चुका है। स्टॉक ने करेक्शन दिखा के लोअर लेवल्स पे 7 से 8 दिनों के लिए कंसोलिडेट किया, और उस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट हो रहा है और आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। और ये स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि आज और आने वाले दिनों के अंदर यहां से 10 से 15 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। एफडीसी में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 281-282 के पास है, तो 282 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर पे जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं
पहला टारगेट बनेगा 300 रुपए का। 300 रुपए का लेवल टूटने पे 308 रुपए तक का मूव एफडीसी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 282 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 300 से 308 के टारगेट्स के लिए। तो एफडीसी कैश कॉल्स यहां पर रखिए नजर। ब्रॉडर मार्केट काउंटर्स यहां पर आपको एक अच्छी मूव आ सकती है। 300 के लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार दिख रहा है सुमित जी को ये स्टॉक। ओके, एफडीसी इस पर रखने नजर। बलरामपुर चीनी अभी भी सुमित जी की तरफ से कॉल आई थी, इस पर भी रखिए नजर। और निफ्टी वापस मोमेंटम में आ रहा है, यहाँ पर भी आपको रखनी नजर। और चुनिंदा सीमेंट काउंटर्स भी फोकस में आ रहे हैं। जेके सीमेंट लंबे समय बाद ये रेडार पर आया है, थोड़ा सुस्त बना हुआ था, अब थोड़ा एक्शन में बनते हुए दिख रहा है। मुदित जी जरा जेके सीमेंट भी देखें, थोड़ा एक्शन अभी इसमें बन रहा है। कोई व्यू चार्ट पर 3000 का लेवल अभी इसने क्रॉस किया। बहुत बढ़िया व्यू है और 3280 ये टारगेट्स नजर आते हैं। बिल्कुल जो पोजीशन है होल्ड करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2890 का। चार्ट्स जो बने हैं अगर डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। और थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म का नजरिए और चार्ट्स को देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट नजर आया है। तो सारी चीज बहुत बढ़िया है। 3200 3300 के टारगेट्स बिल्कुल नजर आएंगे। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, कोई टेप आएगा बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2890 का। ओके, तो 2890 का स्टॉप लॉस और अच्छे टारगेट्स के लिए आप जे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेडार पर रखें आप इस काउंटर को। मूव तो आ रही है, इसमें भी अच्छी मूव अच्छी आ रही है आपके लिए। पीबी फिनटेक में भी 8% ऊपर ये काउंटर आपको इस समय दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया तेजी इस पर बनी हुई है, रेडार पर रखें। वेल्सपन कॉप यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आई है, 3.5% ऊपर वेल्सपन कॉप है। डेज हाई पर ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कुणाल जी वेल्सपन कॉप देखें सर, थोड़ी देर पहले एक स्पाइक बना था, 240 के लेवल आ रहे हैं स्क्रीन पे। देखिए अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपांशु स्टॉक का काफी करेक्ट हुआ, 290 से करेक्ट होकर 230 के आसपास स्टेबल हुआ और अब वापस से इस पर मोमेंटम बन रहा है। मुझे लगता है स्टॉक वापस 270 की ओर बढ़ रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। इन स्तरों पर नई खरीदारी के बारे में भी सोच रहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस 230 के आसपास रखें। मुझे लगता है 265 270 के लेवल्स आने वाले हैं स्टॉक। ओके, तो 265 270 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। वेल्सपन कॉप इस पर रखें फोकस। अच्छी एक्शन अच्छी मूव इस पर आपको दिख सकती है। कैश स्टॉक्स बेसिकली ये आपके रेडार पर होने चाहिए। ये क्लियर आपके लिए व्यू बन रहा है। ब्रॉडर मार्केट का एक अच्छा रोटेशन आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखेगा और बहुत सारे स्टॉक्स रेडार पर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स के साथ बाय द वे टाटा मोटर्स डीवीआर जरा पुल अप करें। टाटा मोटर्स में तो एक्शन बना हुआ है, डीवीआर जरा एक बार पुल अप करिए। टाटा मोटर्स का 9% ऊपर इस समय डीवीआर ट्रेड कर रहा है। वापस ये डीवीआर मोर एक्टिव हो रहा है। टाटा मोटर्स के स्टॉक में आज लंबे समय बाद जान आई है, बट उससे ज्यादा जान आपके लिए टाटा मोटर्स डीवीआर पर आती हुई दिखिए। ये भी अपने रेडार पर आपको रखना चाहिए। रेडार पर है भारतीय रिटेल स्टॉक्स। कोई रीजन तो पता नहीं हमें, क्योंकि अमेरिका में उनकी फेस्टिव सेल्स हो रही है और आज ब्लैक फ्राइडे सेल्स है, इनका सबसे बड़ा बिक्री का दिन होता है और यहाँ से इनकी फेस्टिव सेल्स का पीरियड शुरू हो जाता है। क्या है ये ब्लैक फ्राइडे सेल्स, एक बार इसके बारे में जानते हैं और इसका फिर इफेक्ट आपको कहाँ पर आते हुए दिख सकता है, इस पर भी आपको करना है फोकस। थोड़ी देर में नुपुर हमारे साथ जुड़ेंगी और वो बताएंगी कि यहाँ पर कैसा एक्शन आपको दिखता है। बट ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस बन रही है। यूटीआई एएमसी ये एक और इंटरेस्टिंग काउंटर है। आज सुबह खबर आई थी पीएनबी यहाँ पर अपना हिस्सा बेचने वाला है और अब पता चल रहा है कि करीब 15.5% का हिस्सा बेच सकता है यूटीआई एएमसी में। बट ज़्यादा जान आज पीएनबी के साथ साथ यूटीआई एएमसी में भी आई है। इसके चार्ट पर भी एक बार राय लेनी है। सिमी जी जरा देखें, यूटीआई एएमसी ज़्यादातर रेडार पर आता नहीं है, 750 के लेवल के आसपास आ रहा है इस समय। दीपांशु अगर मौका मिलता है तो यहाँ पे एक बिगल दे देना मेरे लिए। यूटीआई एएमसी मुझे खरीदने के लिए कॉल देना है और यूटीआई एएमसी सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं या एक आध दिन के लिए नहीं, ये स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए खरीदने का सजेशन मुझे देना है। तो ठीक है, बिना बिगुल का ही दे देते हैं क्योंकि ये पोजीशन बिगुल तैयार है आपके लिए। बिगुल सिमी जी ट्रेडिशन नहीं तोड़ सकते, बिगुल तैयार है सिमी जी के लिए। बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। आप बताएं मैम। ये स्टॉक रडार में आया था कल क्योंकि ये स्टॉक में ह्यूज डिलीवरी वॉल्यूम कल आया था और डिलीवरी उठा था स्टॉक में और मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये 750 के नीचे ही है, अभी भी 750 नहीं हुआ, तो सुबह एक थोड़ा सा हाई बना के नीचे आ गया था, पूरा दिन कंसोलिडेट किया, खत्म हुआ। अभी मुझे लगता है कि इसमें जो भी मतलब छोटा टारगेट अगर है 800 का टारगेट है, वो 10 से 12 दिन के लिए टारगेट होगा 800 का।
800 क्रॉस करेगा तो सीधा ये जाके 850 से 880 के बीच में जाके सेटल करेगा। अच्छा फॉर्मेशन है और सबसे बड़ा बात है एकदम 10-12 ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन के बाद ही रिकवरी शो कर रहा है। और उससे पहले अगर अगस्त के सेशन से देखेंगे, अगस्त के महीने से स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, तो डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटा सा हल्का सा कंसोलिडेशन और उसका कल का ब्रेकआउट प्राइस एक्टिविटी में नहीं था, सिर्फ वॉल्यूम एक्टिविटी में था। तो वॉल्यूम एक्टिविटी का जो पैरामीटर था उसमें तो ये स्टॉक आ गया था, मैं सिर्फ प्राइस एक्टिविटी के लिए इंतजार कर रही थी। और आज सुबह से ये मेरा रडार पर था दीपांशु, पर सुबह प्रॉब्लम ये था कि ये जहां पे हाई बना था उससे नीचे आके ट्रेड कर रहा था, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। अब आपने पूछा और मेरा फोकस में आ गया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी चाहिए, कोई एक आध दिन का ट्रेड ये नहीं है, क्योंकि ये इसमें मुझे नहीं लगता कि एक आध दिन में पैसा बनेगा। यहां से अगर 1 से 1.5 महीने के नजरिया से कोई खरीदता है तो 850 से 880 का टारगेट होगा। तो करंट लेवल से 100-150 पॉइंट का रैली में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जिसके लिए 720 या 710 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, यूटीआई म्यूचुअल फंड यूटीआई एमसी खरीदने की राय सिमी जी की तरफ से आती हुई। आइए पिक ऑफ द डे, सोमवार के लिए पिक ऑफ द डे कुणाल जी, पिक ऑफ द डे लेना है आपको। जी अनिल जी, पिक ऑफ द डे अगर हम शुक्रवार को दे रहे हैं तो अनिल जी पिक ऑफ द वीक मान लीजिए। तो मान कैसे ले, जो आप बोलोगे वही मानेंगे ना, हम हमारी मर्जी से कैसे मान लेंगे। फिर कल भी वो ऑब्जेक्शन ले लिया था बंसल जी ने, बोले कि ये तो पिक ऑफ द सीरीज माना जाएगा। तो आप हैंडल कर लेना बंसल जी अगर ऑब्जेक्शन ले तो। अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मैंने स्पेशल हैंडल्स मंगाए हैं बंसल जी के लिए, तो एक बार उन्हें आने दीजिए अनिल जी, पूरी तरह हैंडल कर लूंगा उन्हें। क्या बंसल जी सेकंड हैंड क्या क्या बताया, क्या बोले आप? नहीं अनिल जी, मैंने बोला बंसल जी के लिए कुछ एक हैंडल हैं अनिल जी, स्पेशल हैंडल्स टू हैंडल मिस्टर बंसल। अच्छा स्पेशल हैंडल, अच्छा टू हैंडल मिस्टर बंसल यू हैव स्पेशल हैंडल्स। ओके आइए बिगुल, पिक ऑफ द डे या पिक ऑफ द वीक, जो भी आपकी मर्जी हो। कुणाल जी तो स्टॉक तो वही देंगे, बदलने वाले है नहीं, लेवल्स भी वही देंगे, बदलने वाले है नहीं। बिगुल बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। अनिल जी देखिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक का नाम है एसीसी। एसीसी के चार्ट पर देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें आज के ट्रेड में देखने को मिल रहा है, और इस स्टॉक में कंसोलिडेशन है इस ब्रेकआउट के पीछे, जो कि लगभग 10 से 12 ट्रेडिंग सेशंस का है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट दर्ज हो रहा है। ये स्टॉक 2700 रुपए के अपने जो रिसेंट हाइज हैं उन लेवल्स की ओर वापस से एक बार कूच कर रहा है। यहां पर खरीदारी करके चलें, टाइट स्टॉप लॉस रखें, और स्टॉप लॉस रख लें 2500 से थोड़ा नीचे, यानी कि 2490 का स्टॉप लॉस पर्याप्त रहेगा। 2490 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। एसीसी पहला टारगेट होगा 2590 का, लगभग 2600 का, और इवेंचुअल टारगेट 2640 का। 2640 के टारगेट के लिए एसीसी में खरीदारी करें। एसीसी में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, एक और स्टॉक जो कि आज डिसाइसिवली पॉजिटिव वीकली क्लोज दे रहा है, बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है, जिसमें वो स्टॉक है AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल, जिसका करंट स्पॉट में लेवल लगभग 133 रुपए 75 पैसे के आसपास है। और अनिल जी, जिस हिसाब से ये स्टॉक क्लोज हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक भी एक बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर इसको BTST करके चला जा सकता है। स्पॉट के लेवल्स के हिसाब से 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 142 और 145 रुपए के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ 135 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चला जा सकता है। करंट लेवल्स 5 रुपए 80 पैसे के आसपास हैं। इसमें 5.5 रुपए तक खरीदारी करें। 4 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। 7.5 और 8.5 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए आदित्य बिरला कैपिटल की 135 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। यह है आपके लिए राय, आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदारी करने की राय, हमारी दिवाली पिक। और ये स्टॉक का डेफिनेटली 140 के पहले टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ज़्यादा दूर रहा भी नहीं है। अच्छा बाय द वे, एसीसी अभी पिक ऑफ द वीक के तौर पर कुणाल जी राकेश ने रिकमेंड किया था, उससे याद आया आशु सर जरा राय अंबुजा सीमेंट पे भी दें। बड़े दिनों से बात नहीं हुई अंबुजा सीमेंट, क्या है व्यू?
अनिल जी, अभी मैंने जब अपने स्प्रेड्स दे रहा था तो मैंने कहा जब टाइम मिले तो आना, एक दो स्टॉक्स के बारे में बात करनी है। तो अनिल जी उसमें 3 स्टॉक्स थे, उनमें से 2 कवर हो चुके हैं और एक का आपने पूछ लिया। एबी कैपिटल अनिल जी आपने पिछले हफ्ते पूछा था कि अब क्या लगता है, तो अनिल जी जो आपसे 140 का टारगेट दे रहे हैं ना, मुझे ये 175 का टारगेट लग रहा है। ये भी कैपिटल हम निकल गया अनिल जी, 4 साल की कंसोलिडेशन और अंडर परफॉर्मेंस के बाद, जैसे मैंने आपको आईडीएफसी में भी एक टाइम पे बोला कि अब वो चेंजेस आ गए हैं। एबी कैपिटल भी अनिल जी 140 नहीं, अब तो मुझे लग रहा है 175 जाएगा एबी कैपिटल। और दूसरा स्टॉक अनिल जी भेल भी 100 जाएगा, क्योंकि भेल कैपिटल गुड्स एक हमारा फेवरेट सेक्टर है, जिसमें एलएनटी और भेल दोनों हमारी फेवरेट पिक्स है। और भेल अब जो धीरे धीरे निकल के जा रहा है अनिल जी, इस प्राइस का स्टॉक ऐसे निकल के जाता है ना, मतलब अब वो नई री रेटिंग की तरफ जा रहा है, अब वो वापस नहीं जाएगा। तो भेल अनिल जी 100 रुपए। और तीसरा अनिल जी अंबुजा कंसोलिडेशन चल रही है, ये इसके आसपास किसी भी एक दिन आप इसमें देखेंगे फिर 25-30 रुपए का मूव अंबुजा में भी आ जाएगा। जो 3 स्टॉक्स है अनिल जी मैं जिनके बारे में बात करना चाहता था वो यही थे, और तीनों बाई चांस कवर हो गए। एक आपने पूछ लिया, एक भसीन जी ने कवर किया और एक अभी हिमांशु ने। सो अनिल जी एबी कैपिटल में टोटल मतलब एक रिवर्सल आ चुका है। अ बिग अप मूव इज एक्सपेक्टेड इन एबी कैपिटल। अंबुजा अनिल जी कंसोलिडेट हो रहा है और भेल भी 100 रुपए की तरफ जा रहा है। तो 40 का टारगेट तो पहला वाला है, हमारी दिवाली वाली पिक थी इस बार एबी कैपिटल, और कि मैंने दिवाली पे रिकमेंड किया था, मेरे ख्याल से 112-115 के आसपास रहा होगा जो भी। 140 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट इंसिडेंटली आपका मेरा मिलता हुआ है 175, और फाइनली 250 का टारगेट है। आपको और हमारे सारे दर्शकों को बता दूं, जो पहले कहा था वहाँ आज फिर से कह देता हूँ। तो अभी आशीष जी कह रहे थे कुछ स्टॉक में बार बार कहते रहना चाहिए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, बढ़ता रहे। एबी कैपिटल इस साल का आईटीसी है। जैसे पिछले साल किस तरह से आईटीसी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डबल हो गया, पता नहीं चला। अब देखो आज आईटीसी अचानक से एबी कैपिटल आपको 135-136 पे दिख रहा है। ये इस साल का आईटीसी है, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो हर गिरावट में खरीदना है, ये ध्यान में रखिए। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है। शुगर स्टॉक्स में धीरे धीरे करके मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 57.10 57.20। स्टॉक का नाम है रेणुका, और अब इसमें तेजी करने का। स्टॉक का नाम है रेणुका और अब इसमें तेजी करने का। स्टॉक के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 10% का मूव आप मान के चले, स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ दिखाएगा। रेणुका के अंदर यहां पे खरीदारी करें, नीचे के अंदर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं 55 रुपए 10 के आसपास। मात्र 2 रुपए 10 का स्टॉप लॉस है। और यहां से ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा रेणुका का वो 61 रुपए का बनेगा। 61 रुपए का लेवल निकलने के बाद 65 रुपए तक के लेवल अगले हफ्ते में रेणुका शुगर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 55 के स्टॉप लॉस से 61 से 65 के टारगेट्स के लिए। ओके सुमित जी ठीक कह रहे हैं सुमित जी रेणुका शुगर के बारे में। एकदम इनफैक्ट अनिल जी वो मेरे रडार पर भी था, पर वो लास्ट महीने मैंने एसपीएल में इसको कवर किया था, इसलिए मैंने इस समय मैंने मतलब बताना समझ में नहीं आया था। सुमित ने दे दिया, मैं पूरा सहमत हूँ उसके साथ, एकदम बिल्कुल सहमत हूँ, चलेगा ये भी। अच्छा चलेगा, इसमें तेजी करने का ये सुमित जी ने कहा है रेणुका के लिए। अच्छा बाय द वे आप लोगों में से जरा लाइए, हमारे सारे एक्सपर्ट कहाँ हैं साथ में, कौन कौन जानता है ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में? किस किस ने ब्लैक फ्राइडे सेल का आनंद लिया है? किसी ने आनंद लिया है तो मुझे बताओ। कुणाल जी ने लिया है। आज ही लेंगे आनंद, तो फ्राइडे आज ही है। आशीष जी ने लिया है। हाँ हिमांशु जी आपने भी लिया आनंद? नहीं अनिल जी अभी आज ऑफिस के बाद लेंगे। अच्छा ओके कुणाल जी हाँ बताइए ब्लैक फ्राइडे। अनिल जी देखिए ब्लैक फ्राइडे का आनंद मैं कई बार ले चुका हूं अनिल जी, विदेशों में ये पुरानी प्रथा है। और अनिल जी आप शायद जानते नहीं होंगे अनिल जी, एक बॉक्सिंग डे की सेल भी होती है अनिल जी यूएस कनाडा में, यानी क्रिसमस के अगले दिन। तो अनिल जी उसके लिए 6:30 बजे लोग स्टोर के बाहर 6 बजे से कतार में लग जाते जी। 26 दिसंबर के अनिल जी, तो उसके लिए अनिल जी लोग सवेरे तड़के पहुंच जाते हैं अनिल जी, स्टोर के सामने कतार में बैठे रहते हैं। उनमें से एक जमाने में मैं भी बैठा करता था अनिल जी। तो अनिल जी इनका पूरा आनंद लिया हुआ है अनिल जी मैंने। वक्त की बात है, आज तक कल तो देखो जहां कुणाल जी खड़े होते हैं वहां कतार लग जाती है इनके।
एक जमाने में कुणाल जी कतार में लगा करते थे। देखो कुणाल जी कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप देखिए। अच्छा ये बॉक्सिंग डे वाले मतलब क्या उस दिन जो कतार लगती है, जो बड़ा बॉक्सर होता है उसी को खरीदने का मौका मिलता है इतनी भीड़ भाड़ में? नहीं अनिल जी, उसकी कोई और वजह है उसको बॉक्सिंग डे कहने की, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन अनिल जी बॉक्सिंग से इसका कोई संबंध नहीं है अनिल जी, जो बॉक्सिंग खेल है उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा ओके, आशीष सर भी बता रहे हैं कुछ ब्लैक फ्राइडे सेल का आनंद लिया है इन्होंने भी बताया। आशीष सर। अनिल जी मेरा तो आनंद से ज्यादा मेरा तो क्या कहते हैं वो डेबिट शुरू हो जाता है अनिल जी। वाइल अभी भी जो शो चल रहा है आपने देखा होगा कि मेरा अभी शायद 1-2 बार मैं नीचे व्हाट्सएप कर रहा था, तो मेरी बेटी यूएस में है, वो ऑनलाइन शॉपिंग करती जा रही है और मुझे फोटोज भेजे जा रही है, कहती है ये भी मैं लेने दो, ये भी लेने दो। तो अनिल जी हर साल होता है, कुछ कुछ चीजें मेरे को भी मिल जाती है, मेरे लिए भी ले आती है, लेकिन अनिल जी मेरे दोनों बच्चे वहां हैं तो वो लगे रहते हैं। राइट नाउ शी इज शॉपिंग ऑन दिस सेल। तो ये अनिल जी वहां पे चलन ज्यादा है और इन दिनों में डिस्काउंट ज्यादा होता है और इसका मजा असली वहीं पे आता है अनिल जी। यहाँ तो थोड़ा सा कॉपी करने की शुरू हो रही है, वो एक टोकन डिस्काउंट लग जाता है, बट अनिल जी असली डिस्काउंट वहीं पे मिलते हैं। तो ये जो बच्चे शॉपिंग करते हैं उसका तो सिंपल फॉर्मूला है ना आशीष जी, जो आप जेएम फाइनेंशियल में करते हो वही करो, सबकी लिमिट फिक्स कर दो कि बस इतनी लिमिट मिलेगी, इस लिमिट में करते रहो ट्रेड, जो करना है करते रहो, इससे ज्यादा लिमिट मिलेगी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट अलाउ नहीं करेगा, वैसा सिंपल वैसा फॉर्मूला बना दो। अनिल जी अनिल जी बिल्कुल वही तरीका जो आप जेम वाला कह रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं। जिस क्लाइंट की फिक्स होती है अनिल जी, फिक्स होने के बाद वो रिक्वेस्ट बेसिस पे आ जाता है ना कि चेक आ जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे, थोड़ी लिमिट खोल दो, तो वो भी अनिल जी लिमिट के बाहर जब जाती है तो मैसेज शुरू हो जाती है कि ये आगे के लिए पीछे के लिए सस्ता मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, वो लिमिट के बाहर जाने वाले मैसेजेस होते हैं अनिल जी। अच्छा किरण जी कुछ कहना चाहते हैं? जी किरण जी। अनिल जी पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, आशु जी की बेटी यूएस में है, उधर सवेरे के 3 बजे और अभी शॉपिंग कर रही है, ये तो बहुत बड़ा कामकाज हो रहा है फिर अनिल जी। हाँ तो बच्चे तो ऐसे ही है भाई आजकल, मतलब आपके मेरे जैसे थोड़ी कि 12 बजे के बाद 11-1 बजे जग जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, सुबह नींद आए बोले, उसके बाद नींद का टाइम निकल गया। यंग जनरेशन है ये तो रात भर आराम से, मतलब शॉपिंग के नाम में 3-3 दिन तक ना सोए भाई, क्या बात कर रहे हो। सबके बच्चे ऐसे, मेरे यहाँ भी ऐसे ही होता है, जब ये शॉपिंग करने के लिए वो बहुत सारी सेल ऐसी रात को 12 बजे खुलती है और उसमें लगे रहते हैं। अच्छा इंडिया में भी ये कल्चर आ रहा है, थोड़ा ही सही लेकिन शुरुआत हो चुकी है। तो नूपुर हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए कि ब्लैक फ्राइडे सेल क्या है और इंडिया में किस तरह से अब ये बात बनती हुई फैलती हुई नजर आ रही है। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, ब्लैक फ्राइडे की शुरुआत मतलब हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो चुका है, शॉपिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ब्लैक फ्राइडे की। इनफैक्ट जब ब्लैक फ्राइडे 1950 में इसका नाम दिया गया था, वो फिलाडेल्फिया जो सिटी है वहाँ की पुलिस परेशान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया था। वहाँ पे एक फुटबॉल का मैच हुआ करता था और वहाँ पे इतनी पब्लिक होती थी, इतनी मारामारी होती थी, इतना क्योस्क होता था कि वहाँ की पुलिस ने ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया। उसके बाद से जो प्रचलन चला है वो शॉपिंग के नाम से ज्यादा चला है ब्लैक फ्राइडे पे। इनफैक्ट सिर्फ यूएस में नहीं, इंडिया में भी अब सेम कॉन्सेप्ट आ चुका है और काफी इंटरेस्टिंग नाम के साथ भी इस बार आपको सीजन में दिखाए। अभी फिलहाल देखें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो, क्रोमा, विजय सेल्स, नायका, सुबह बेवकूफ़ ब्रांड की बात हो रही थी, वहाँ पर भी सेल ऑफर्स डिस्काउंट स्टार्ट है। इनफैक्ट नायका ने काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम दिया है इस बार, पिंक फ्राइडे उन्होंने कहा है, जो मंडे से स्टार्ट हुआ था। बेवकूफ़ ने जो ब्रांड है उन्होंने कहा है कि ये इस बार उनका जो सेल है वो येलो फ्राइडे होगा। और नायका की तरफ से पिंक फ्राइडे पे अपडेट भी आया है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि पिछले साल से 75% से ज़्यादा की शॉपिंग इस बार दिखी है उन्हें। हर मिनट में 400 से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे, 57% की सेल्स टियर 2, टियर 3 सिटीज से है, तो काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। अगर आप यूएस से भी मंगाना चाहते हैं इंडिया में तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अमेजॉन, ब्यूटी पे जैसे कुछ वेबसाइट्स है जहां से आप भारत में भी डिलीवरी करवा सकते हैं। ओके, तो ये मतलब जबरदस्त सेक्शन हो रहा है, तो भारत में भी फैलती हुई दिख रही है ब्लैक फ्राइडे। लेकिन नूपुर ये ब्लैक फ्राइडे सेल खाली क्या मतलब ऑनलाइन ही होती है, ऐसे स्टोर में जाके घुस के नहीं ले सकते?
सर स्टोर्स में भी है, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में 2-3 अलग अलग तरह के नाम भी है, पिंक फ्राइडे, येलो फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे। सैमसंग इंडिया ऑफलाइन भी दे रहा है, ऑनलाइन भी दे रहा है। मार्क्स एंड स्पेंसर देखे तो ऑनलाइन ऑफलाइन है, नाइका ऑनलाइन ऑफलाइन है, हर तरफ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ओके, चलो बढ़िया बात है। तो मार्केट में ब्लैक फ्राइडे के नाम से डर लगता है, उस दिन सेल लगी रहती है, लेकिन मार्केट के बाहर जब भी ब्लैक फ्राइडे की सेल लगे उसे एंजॉय कीजिए, मजा आएगा। अच्छे और सस्ते खरीदने को आपको मिलेंगे। दीप, 3-20 की स्ट्रेटेजी कर ली जाए। बिल्कुल अनिल जी, आइए मार्केट स्ट्रेटेजी आखिरी बिगुल आज का। अनिल जी क्या? ब्लैक फ्राइडे सेल पर फोकस है अनिल जी यूएस में, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 20 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं सर, देखते हैं हाफ डे ट्रेड होगा उनका। यूरोप भी कुछ करने के मूड में नहीं है, कच्चा तेल थोड़ा 1-1.5% ऊपर है, अदरवाइज कुछ एक्शन नहीं है। रुपया भी एकदम सपाट हो गया, थोड़ी अपनी गेन्स गिव अप कर दी है रुपये ने। क्या करना है सर? ओके, अनिल जी के साथ हमारा ऑडियो थोड़ा कट हो गया, फिर से कनेक्ट करते हैं और फिर जानेंगे कि क्या करके जाना है आपको बाजार में। बट स्टेबल क्यूज ही दिख रहे हैं, थोड़े ग्लोबल मार्केट्स इस समय ज़्यादा एक्टिव नहीं है, हमारे बाजार फिर भी थोड़े चुस्त दिख रहे हैं। एटलीस्ट स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम तो बना ही हुआ है और एबी कैपिटल पर एक बड़ी मूव आ रही है। अनिल जी, जो मैं आपको बता रहा था सर, लगभग सब कुछ सपाट है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, रुपया भी सपाट है, यूरोप में भी कुछ एक्शन नहीं है, सुस्ती का ही मूड है सर। जहां तक इंडेक्स का सवाल है, बताएं क्या करके जाएं? नहीं दीप, लॉन्ग पोजीशन को बिल्कुल बरकरार रखिए। निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बंद हो रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे आज जो हम बंद होंगे, पहली बार 18,500 के आसपास, इसके ऊपर बंद होंगे। आसपास तो नहीं कहूँगा, 18,484 कल जो बंद हुए वो भी आसपास था, लेकिन ऐसा लग रहा है आज की क्लोजिंग 18,500 के नज़दीक आ सकती है। सो लाइफ टाइम हाई पर हम बंद हो सकते हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे आप मजबूत हैं, ऐसे में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं। हेजिंग करना चाहें तो 18,350 या 18,300 का पुट खरीद कर आप हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 43,000 से थोड़ा सा नीचे बंद हो रहा है, लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी में भी अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो अभी भी होल्ड करिए, कुछ खराब नहीं हुआ है। 42,700 का या 42,500 का पुट ऑप्शन रखकर आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल ठीक है दीप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर आपको दिख ही रहा है। सो लॉन्ग पोजीशन में रहने में अभी तक कोई ऐसा रिस्की संकेत आया नहीं है। खाली यही कि मंडे को आपको ये डेटा आते हुए दिखेंगे सेल्स के, और उसके ऊपर थोड़े से मार्केट वोलेटाइल हो सकते हैं। तो अपनी हेजिंग प्रॉपर रखें, चाहे आप लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, बिना हेजिंग के वीकेंड वाली पोजीशन में रखें। ये नंबर्स देखने के बाद मंडे से फिर क्लियर कट डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हेजिंग के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो हेजिंग के साथ पोजीशन होल्ड करिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चाहें तो अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, रहेगी इस पर नज़र। थोड़ी देर में जय भी जुड़ रहे हैं, उनसे लेंगे कैश का ऑप्शन। इनफैक्ट जय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या है आपकी स्ट्रैटेजी इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, सुबह 18,400 का कॉल 160 में दिया था एंड 195 तक के लेवल्स वहां पे, 195 तक के लेवल्स वहां पे देखने मिले। अभी भी ऊपर 175 के आसपास है, वहां पे अच्छा एक अप मूव देखने मिला। निफ्टी माइल्डली नेगेटिव था तभी, और एक अच्छा 50 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ देखने मिला। और मेरा व्यू अभी भी वही है दीप के 18,400 के लेवल्स इंपॉर्टेंट है एंड उसके ऊपर जब तक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी मेकिंग 18 और टेकिंग ऑफ 18,600 इज क्वाइट हाई। और हमारा 18,600 कॉल ऑलरेडी दीप ओपन है, 56 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हमारा 62 के आसपास आई सपोज दिया हुआ है, वहां पे भी अच्छा खासा मूव देखने मिला, पर उसमें बने रहे। सो निफ्टी में 18,600 के कॉल में बने रहने की मेरी सलाह है। और एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल में देना चाहूंगा, वो है IEX के ऊपर। सो IEX का 155 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 5 रुपए 25 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है दीपांशु। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए 3 रुपए 75 पैसे का। सो 5.25 पर खरीदे, 3.75 का स्टॉप लॉस लगाइए, 155 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से यहाँ पे एक रिवर्सल आया, जो हिसाब से यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हो रही है IEX पे आफ्टर
सब्सटेंशियल फॉल। ये स्टॉक लगभग हमें 162 से लेकर 165 तक के लेवल्स आने वाले हफ्ते में दिखा सकता है। दी 162 165 स्पॉट में। इसके कॉल ऑप्शन के जो टारगेट्स होंगे, फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा 9 रुपए का, सेकंड टारगेट विल बी 11.5। सो 9 एंड 11.5 ये दो टारगेट्स के लिए आप आईएक्स का 155 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। टेक्निकली भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जिसे बेस रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, उसमें से ब्रेकआउट है एंड वीकली चार्ट्स पर एक बड़ा रिवर्सल है इन द मोमेंटम इंडिकेटर्स। IEX इसके बायबैक पर आज बोर्ड बैठक भी है, वहां पर भी हमारी नजर है, वो भी आएगी डिटेल्स, बट फिलहाल 155 का कॉल खरीद कर जाएं, जय की है ये राय। ब्लैक फ्राइडे सेल की बात हो रही थी, बट अगर आप ब्लैक फ्राइडे सेल में नहीं पार्ट ले रहे हैं तो कुछ और भी आपके पास विकल्प हैं इस वीकेंड। पिक्चर देख सकते हैं और PVR पर रखें फोकस। वो इसलिए क्योंकि हमारी रिसर्च एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड थ्रो अप कर रही है। फ्राइडे के फ्राइडे अगर आप PVR का स्टॉक देखें तो ये हर बार एक्शन में आता है, और इस बार भी हम देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन PVR में बना हुआ है। क्यों, जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए। बिल्कुल, अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस देखें और हिस्टोरिकल डेटा निकालें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और टेबल आपके स्क्रीन पे आ ही रही होगी, जहाँ पे पता चलेगा कि पिछले 5 फ्राइडे में से 3 फ्राइडे ऐसे निकले जहाँ पे काफ़ी मोमेंटम था और काफ़ी पॉजिटिव गेन्स आए। जब भी कोई मूवी रिलीज होती है, चाहे वो बॉलीवुड की हो या साउथ इंडियन मूवी हो, आपको यहाँ पे मोमेंटम दिखता ही है। अब बॉलीवुड में तो थोड़ा ढीला सुस्त सा माहौल था, लेकिन वहाँ भी पिकअप आते दिखा है। हमने देखा दृश्यम 2 ने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। ऊंचाई देखे तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोमेंटम और सबसे ज़्यादा बढ़िया कलेक्शन साउथ इंडियन मूवीज़ का लगा हुआ है। कांतारा जो आज प्राइम पे रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे तो 400 करोड़ का इस मूवी ने किया है, और अगर इसकी कॉस्ट देखें तो करीबन 17-18 करोड़ की रही होगी। तो इतना अगर कंटेंट काफ़ी बढ़िया है तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं PVR, आइनॉक्स, कोई भी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पे जाने में और मूवी देखने में। आने वाले जो 6 महीने आने वाला जो टाइम है, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया पाइपलाइन बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ इंडिया की तरफ से आते दिखेगा आपको। भेड़िया हो, एक्शन हीरो हो, पीपा हो, अवतार हो, सर्कस हो, ऐसी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग मूवीज़ आने वाले कुछ दिनों में और कुछ महीनों में आपको दिखेगी। तो कुछ इंटरेस्टिंग रिलीजेस आ रही हैं। जो एक स्लंप पीरियड था बॉलीवुड का, वो शायद आपके लिए अब खत्म होते हुए दिख रहा है, और नज़र रखिएगा इन स्पेसेस पर। वापस रेडार पर काफ़ी सारे काउंटर्स आ रहे हैं। रेडार पर 1-2 और काउंटर्स हैं, जल्दी से क्लोजिंग पर जाने से पहले इन पर टच कर लिया जाए। BHEL, जिसकी अभी बात भी चल रही थी, भसीन साहब 95 का टारगेट देकर गए हैं। ज़बरदस्त एक्शन में ये काउंटर है। 10% का सर्किट आपको BHEL पर दिखते हुए दिख रहा है, और हिमांशु जी के भी रेडार पर है। आज सुबह ओपनिंग के बाद खरीदारी की राय हिमांशु जी ने इस पर दी थी। 82 का टारगेट दिया था। हिमांशु जी, टारगेट हिट क्या करके जाना है अगर इस पर पोजीशन है तो? दीपांशु, देखिए आज के लिए जरूर मैंने इसमें 82 रुपए का टारगेट दिया था, लेकिन अगर आपको याद हो तो मेरी ये पिक ऑफ द क्वार्टर है और हम लगभग 55-56 रुपए से इसमें खरीदारी की कॉल दे रहे हैं। 93, उसके बाद 108 और उसके बाद 120, ये पोजिशनल लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। और आज तो शुरुआत है, ये 80 रुपए के ऊपर का जो हर्डल है वीकली बेसिस पर क्लोज कर रहा है, तो ये तो मुझे लगता है कि अभी सिर्फ एक शुरुआत है। और 92, 105 ये सब टारगेट्स मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेंगे, तो तेजी की पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी के लिए अगर कोई आने वाले दिनों में कोई डिप मिलता है 77, 78 के आसपास, वहां पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है। आपके लिए BHEL जहां पर रखिए नजर। इंडिया बुल्स हाउसिंग, यहां पर भी आपको अच्छा एक्शन दिखा है। चीन के सेंट्रल बैंक की तरफ से एक्शन आया। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट CRR में 1/4% की इन्होंने कटौती की है। ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइन था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बात चल भी रही थी कि चीन के बैंक्स को एक लिक्विडिटी मेजर दिया जा सकता है, स्पेशली जिस तरह से उनके रियल एस्टेट सेक्टर के हालात हैं। फिर से लॉकडाउन भी लग रहा है, तो ऑन एक्सपेक्टेड लाइन से खबर आती हुई दिख रही है, बट डेफिनेटली एक लिक्विडिटी बूस्ट है चीन के बैंक्स के लिए, क्योंकि उनके सेंट्रल बैंक ने CRR कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट में 1/4% की कटौती की है, और बड़ी लिक्विडिटी इस मेजर के बाद इनके बैंकिंग सिस्टम में आपको आती हुई दिखेगी। तो इंपॉर्टेंट खबर जस्ट क्लोजिंग पर चीन की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और इवेंटफुल डे रहा है। निफ्टी पर तो नया रिकॉर्ड आपको नहीं बना, बट नया क्लोजिंग हाई आपको फिर से बनते हुए दिख सकता है। और बैंक निफ्टी नया क्लोजिंग हाई आज नहीं बनेगा, बट नया इंट्राडे रिकॉर्ड जरूर आपको यहां पर बनते हुए दिखा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के बाजार में ज्यादा था, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखा है। तो अनिल जी, इंटरेस्टिंग डे ट्रेड का, और जाते जाते ये चीन की भी खबर आती हुई सर।
खबर। और एक बार जल्दी से एक बिगुल के बगैर ही, क्योंकि समय कम है, आशु जी के पास चलते हैं एक BTST कॉल के लिए। आशु जी बताएं सर। अनिल जी, टाटा मोटर में BTST करनी है। अभी JLR की न्यूज आई थी, थोड़ा सा डिप भी आया था, लेकिन वापस आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अनिल जी, मुझे लगता है अनिल जी पिछले 1-2 महीने की जो सबड्यूड अंडर परफॉर्मेंस है उसको अब वो वहां से निकल रहा है। अनिल जी, ये 435 के आसपास फ्यूचर है, इसमें कोई स्प्रेड नहीं है, इसको BTST या वैसे बाय करना चाहिए। 425 का स्टॉप लॉस और 455 से 460 का टारगेट है अनिल जी। तो टाटा पावर में BTST और थोड़ा सा पोजिशनल अनिल जी कॉल है ये आ रही है स्प्रेड के बिना, सीधे आप खरीदारी करें और नजर रखें 450 के ऊपर के टारगेट्स आशु जी की तरफ से इस पर। फिर जैसे मैं कह रहा था क्लोजिंग, टाटा मोटर्स वन ऑफ द बिग गेनर्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छी मूव आई है, जिसकी वजह से निफ्टी पर आप थोड़ा सहारा देख रहे हैं। हीरो, डिवीज, कोल इंडिया, आइशर, एक्सिस और सारे IT स्टॉक्स, विप्रो, TCS, इन्फी, टेक महिंद्रा, यहाँ पर आपने खरीदारी बनती हुई देखी है। गिरावट हल्की सुल्की सी ICICI, कोटक का आज कमजोर थे, HUL से सहारा नहीं था, टाटा कंज्यूमर, HDFC लिमिटेड में आपने मुनाफा वसूली देखी है। वायदा कारोबार, यहाँ पर बड़ा एक्शन, इंडिया बुल्स हाइजिंग 11.5%, BHEL 10%, PFC REC 5.5%, RBL बैंक 5.5%, L&T फाइनेंस, GMR एयरपोर्ट्स, एस्कॉर्ट्स, अपोलो टायर्स, कैनफिन होम्स, LIC हाउसिंग, बंधन बैंक, इंडिया सीमेंट्स, पीरामल और मदरसन, यहाँ पर आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। गिरावट श्रीराम ट्रांसपोर्ट में थी, ICICI प्रू, सीमेंस, TVS मोटर्स, पिडिलाइट और नेस्ले वीकनेस के साथ यहाँ पर बंद होते हुए दिखे थे। ICICI लोम्बार्ड और साथ ही गुजरात गैस, यूनाइटेड ब्रूरीज, अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। जबरदस्त वीक रहा है बाजार के लिए, फ्रेश हाइज अक्रॉस रहे हैं, सिर्फ इंट्राडे हाई नहीं लगा है निफ्टी पर, बट अदरवाइज रिकॉर्ड क्लोजिंग देखे हैं और आज भी नए रिकॉर्ड्स बैंक निफ्टी में बने। उसके बाद थोड़ी सुस्ती आई क्योंकि बाजार थोड़े हैवी भी थे, बट नया हफ्ता मंडे को शुरू होगा और फिर देखेंगे कि क्या ये रिकॉर्ड रन शुरू हो सकती है। नहीं, पहला दिन सीरीज का सुस्त इंडेक्स पर है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया आपको दिखा। आइए फाइनल क्लोजिंग फिगर आए, उसके पहले आज शाम को क्या क्या हमने करी है तैयारी, ये आपको बता देते हैं। आगे फेड से ब्याज दरों में धीमी बढ़ोतरी के संकेत के बाद सोने की कीमतों में रौनक लौट चुकी है। क्या फेड का नरमी का इशारा सोने की कीमतों को पॉजिटिव डायरेक्शन देगा? क्या कीमतें नए रिकॉर्ड बनाएंगी? अब सोने में क्या करना है आपको? शाम 4:30 बजे फेड का इशारा, गोल्ड को सहारा। हमारा स्पेशल शो मिस ना करें। फर्जी आधार कार्ड और इससे हो रहे फर्जीवाड़े ने सरकार को चौकन्ना कर दिया है। इसे देखते हुए UIDAI ने राज्य सरकारों और सभी विभागों को एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि किसी भी आधार को स्वीकार करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूरी है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि फर्जी आधार क्या है, कैसे आपके आधार की क्लोनिंग से फर्जीवाड़ा हो सकता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि आप इससे बच सके। हमारे साथ होंगे T दुबे, जो कि है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साथ ही आशुतोष श्रीवास्तव, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा जहांगीर गाय, जो कि आपके कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। तो देखना ना भूलिए शाम 6 बजे फर्जी आधार, चिंता में सरकार।